नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। उन सब का मैं आपसे परिचय कराऊं और कुछ ज़रूरी जानकारियां भी हैं जो आपको देना है। लेकिन मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ ऑनलाइन आज 3 मेहमान जुड़े हैं। हृदय जोशी जुड़े हैं उत्तराखंड से। स्वागत है हृदय आपका। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ सबा नकवी। आप लोगों ने पहले भी चर्चा में और हफ्ता में सबा को सुना है, उनकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को देखा है, उनकी किताबें पढ़ी होंगी। तो सबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम पॉलिटिक्स पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं पूजा प्रसन्ना। पूजा हमारी सहयोगी एक और संस्था है द न्यूज़ मिनट, वहाँ पर एडिटोरियल हेड फॉर रिपोर्टिंग है और काफ़ी सारी रिपोर्टिंग आपकी ने उनकी पढ़ी होगी। साउथ दक्षिण भारत में न्यूज़ मिनट की अपनी एक पहचान है और पूजा उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो पूजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथी प्रकाश केरे। प्रकाश प्रभात खबर के दिल्ली ब्यूरो को लीड करते हैं, हेड हैं। आपने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कई सारी चीज़ें आपने न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी प्रकाश लगातार लिखते रहे हैं अतीत में। आजकल उन्होंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने हिंदी में पढ़ना बंद कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे यहाँ प्रकाश से आज हम बातचीत करेंगे। इन तमाम जो विषय होंगे आज हफ्ते में, ये पूरे हफ्ते के, खासकर हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हुए हैं, जिसमें ट्रंप के ऊपर गोलीबारी का मसला है, इसके अलावा जो बाइडेन की जो उम्मीदवारी का मसला है, उस पर कोशिश करेंगे कि बातचीत हो। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। ये जो चर्चा है, चर्चा का ये एपिसोड आखिरी एपिसोड है जो पेवॉल के बाहर है। इसके बाद चर्चा पेवॉल के पीछे चली जाएगी। तो उन तमाम जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे पाठक हैं, उनसे हमारी अपील है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन न्यूज़ लॉन्ड्री का नहीं लिया है तो न्यूज़ लॉन्ड्री का ये सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे शोज़, इवेंट्स, इन तमाम चीज़ों में हमारे सब्सक्राइबर्स को फ्री एंट्री रहती है। और एक नया ऑफ़र भी है और वो ऑफ़र है 4 महीने का साझा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारा, जो कि आमतौर पर 1200 रुपये का है। लेकिन इस ख़ास ऑफ़र के तहत ये आपको 999 रुपये में कुछ दिनों के लिए उपलब्ध है। तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको अपने पसंदीदा जो भी प्लान है उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी मिलेगा। बहुत सीधा तरीका है। आप बहुत सारा झंझटों में नहीं पड़ना चाहते तो QR कोड को स्कैन करके भी सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी का काम फिर हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करके संभाल लेंगे। लेटर्स ज़रूर भेजें। आपके तमाम सुझाव, तमाम जो पत्र आते हैं, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है कार्यक्रम में नई चीज़ों को जोड़ने में। 2 तरीके हैं। newslaundry.com/podcast-letters पे आप जाएं और सीधे वहाँ पर हमें अपना लेटर लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है podcast@newslaundry.com पर आप हमें मेल कर दीजिए। और इसके सब्जेक्ट लाइन में आप चर्चा ज़रूर लिखें ताकि क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री के और तमाम पॉडकास्ट हैं तो उससे कई बार लेटर्स जो हैं इधर उधर हो जाते हैं। कुछ जो सुर्खियां हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी हम बात करेंगे और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, उसके बाद मंथन कहें, चिंतन कहें, कई तरह के दौर चल रहे हैं और उसमें कोई नतीजा तो अभी तक सामने नहीं है। लेकिन आपस में खींचतान और अंदरूनी एक विवाद काफ़ी सतह पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। कई सारे और नेता हैं। फतेह बहादुर सिंह हैं एक, जो कि गोरखपुर के ही इलाके से आते हैं, योगी आदित्यनाथ के इलाके से आते हैं। उन्होंने जो कल बयान दिया है वो काफ़ी एक कहें कि विस्फोटक बयान है और उसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारियों को अवगत कराया था। लेकिन उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और मुख्यमंत्री के गृह जिले के विधायक के ऊपर अगर इस तरह से कोई खतरा है या डर है तो बाकी प्रदेश की हालत आप सोच सकते हैं।
दूसरी तरफ एक और सहयोगी है, अपना दल की नेता और स्टेट राज्य मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, कैबिनेट में, अनुप्रिया पटेल अपना दल की। उन्होंने भी लगातार 2-3 चिट्ठियां लिखी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि जो अति पिछड़ा जातियां हैं उनको सरकार की नौकरियों में, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन ठीक से नहीं मिल रहा है, उनकी रिजर्वेशन का उनका हिस्सा दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द एक काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम बातचीत करेंगे। और एक और जो बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि नतीजों के बाद 30 जून को उत्तर प्रदेश में नए जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी नियुक्ति हुई। उससे पहले दुर्गा शंकर मिश्रा को लगातार एक्सटेंशन देकर उनको चीफ सेक्रेटरी बनाए रखा गया था, और ये एक तरह से उनके बारे में कहा जाता था कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद थे, और उनको रिटायरमेंट के बाद भी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर लगातार 3-4 साल तक बनाकर उत्तर प्रदेश में बिठाए रखा गया। लेकिन इस बार किसी के नहीं सुनते हुए मनोज कुमार सिंह को, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक और IAS ऑफिसर हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और उसमें एक जो पेंच है वो उसकी बात काफ़ी हो रही है, और पेंच ये है कि आमतौर पर नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति से पहले 3 सदस्यों का एक पैनल होता है जो रिकमेंडेशंस देता है, और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन इस बार वो प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। तो टेक्निकली एक तरह का कन्फ्यूजन भी है कि मनोज कुमार सिंह केवल कार्यवाहक केयर टेकर चीफ सेक्रेटरी हैं या पूर्णकालिक चीफ सेक्रेटरी हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो खींचतान चल रही है और लगातार अलग अलग फ्रंट पे दिख रही है। अगली जो खबर है वो कर्नाटक से है। कर्नाटक में आप लोगों ने देखा कि एक कर्नाटक सरकार ने, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था, और उसके तहत जो वहाँ के स्थानीय जो निजी प्राइवेट कंपनियां हैं, कारखाने हैं, कल कारखाने, उनमें स्थानीय लोगों के लिए 50% तक, जो कि मैनेजेरियल पोस्ट हैं उसमें 50% तक की रिजर्वेशन, और जो उससे नीचे के पोस्ट है उसमें 75% तक रिजर्वेशन के विधेयक को मंजूरी दी थी। और उसके बाद इस कैबिनेट ने जब पास किया उसके 3 दिन बाद इस फैसले को होल्ड पर रख दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया। और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कुछ दिनों बाद इस फैसले पर दोबारा से विचार करेंगे और उसके बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो काफ़ी सारी इसको लेकर आप देखें कि लगातार बहुत सारे अखबारों ने इस पर एडिटोरियल लिखे हैं इस फैसले को लेकर, और जो एक कानूनी इसकी प्रक्रिया है उसमें हमने इस तरह के जो भी प्रयास इससे पहले अदालतों में देखे, उसको अदालतों ने खारिज किया था। सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा का, जिसमें हरियाणा की सरकार ने इस तरह के फैसला किया था, और उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए और बहुत एक क्लियर गाइडलाइंस दी थी कि ये फैसला, इस तरह का कोई भी फैसला लोगों के आजीविका का जो अधिकार है, देश के किसी भी हिस्से में जाकर कमाने खाने के अधिकार को वायलेट करता है। और ये कहकर हरियाणा की सरकार के उस फैसले को ख़त्म कर दिया था। तो इस बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसकी भी कानूनी नियति वही हो सकती थी। खैर, हमारे साथ पूजा है, हम लोग इस पर और बात करेंगे, इसके पॉलिटिकल नुआंसेस क्या हैं, बारीकियां क्या हैं, उसमें क्या। बांग्लादेश में एक बड़ा वो चल रहा है, छात्रों का एक आंदोलन, और उसमें अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो गई है लगातार। ये किस बारे में अगर प्रकाश कुछ, ये संख्या बढ़ चुकी है, 15 हो गई है। अच्छा, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, और पूरे ये भी आरक्षण बांग्लादेश से जुड़ा में हुआ मसला है, जो कि बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष चला था। तो ये जो भी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जब इनकी पहली सरकार आई थी तो उस समय इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी। फिर उसको और बढ़ाया गया कि जो उनके परिजन होंगे, उनके बच्चे होंगे स्वतंत्रता सेनानियों के, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बांग्ला मुक्ति संग्राम में जो लोग लड़े थे। और अब ये हो गया है कि वो कोई भी, आप जानते हैं कि परिवार है तो वो बढ़ता जाएगा। तो पहले तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये है वो है, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चंक जो है आ रहा है, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं। तो उसको लेके वो हो रहा है। और इसके पीछे दूसरा एक कारण भी है जो कि चर्चा में नहीं है उस तरीके से, कि चाहे शेख हसीना की सरकार के जो भी आर्थिक उपलब्धियां रही हों, या उन्होंने बांग्लादेश में एक तरीके से बांग्लादेश को एक अच्छी विकासशील अर्थव्यवस्था बनाया है उन्होंने, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो लगातार
जो है एक अधिकारवादी होती गई है और दमनकारी होती गई है और राजनीतिक विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो लोगों में है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। और हर मौके की तरह इस बार भी जो इस्लामिक फोर्सेस हैं वो भी इसमें पीछे शामिल है। बांग्लादेश के पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। वहाँ के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। एक और बड़ी खबर जो पिछले हफ्ते रही वो अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। पेंसिल्वेनिया में वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जिस हमलावर भी इस घटना में जो हमलावर था जिसने गोली चलाई थी वो मारा गया। 20 साल का वो भी युवक था जो कि वो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। इस मामले में मतलब लगातार ये बातें आ रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ बहुत सारी आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि चुनाव के इस मौके पर हम उनमें ना जाके इस हमले से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के संभावनाओं पर किस तरह का असर पड़ा है। प्रकाश, थोड़ा सा अगर आप एकदम बहुत ब्रीफ में अगर मैं कहूँ तो कॉन्स्पिरेसी थियरी से शुरू करता हूँ कि अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ का आना इस तरीके की घटनाओं में उसकी ये वजह है कि वहाँ पे जो पीछे घटनाएं हुई हैं, वहाँ 4 राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं, बहुत सारी और हिंसाएं हैं, बहुत सारी और घटनाएं हैं। तो वहाँ पे बहुत पारदर्शिता का बहुत अभाव है। ये लोगों को भ्रम है कि वाशिंगटन टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छाप दी, बहुत पारदर्शी लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है। आपने देखा कि एक थोड़ा सा पर्दा उठा दिया जूलियन असांज तो उसकी क्या दशा हो गई, स्नोडेन ने थोड़ा सा बता दिया तो उसकी क्या दशा हो गई, चेल्सिया मैनिंग कहाँ है भाई। तो एक तो ये चीज़ है, तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ के लिए बेसिस है और सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं वो झूठी भी नहीं होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि निश्चित रूप से ट्रंप आगे थे, हर तरीके से वो माना जा रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस घटना और इस घटना को जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस ने, FBI ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और खुद ट्रंप ने जो रिस्पॉन्स किया है, जो 2 तरीके का रिस्पॉन्स। एक तो तुरंत घटना के बाद जो उन्होंने जिस डिफेंस के साथ उन्होंने अपना फाइट किया और खड़े हुए और संजोगवश वो तस्वीर भी, वो पुलित्जर प्राइज़ जीता हुआ फोटोग्राफर हैं नामी, वो फोटो भी गजब आ गई। तो और आज उन्होंने सुबह जो है जिस तरीके का भाषण दिया है जो कि ट्रंप के तेवर से बिल्कुल अलग भाषण है। लोग कह रहे हैं कि सचमुच में ईश्वर ने ट्रंप को छू दिया है, ट्रंप बदल गए हैं। और सचमुच में आज ट्रंप अपने उसमें नहीं थे। एक ही लाइन उन्होंने बोला है आज जो कि ट्रंप के स्टाइल का था कि अमेरिकी सेना का नेतृत्व मूर्ख कर रहे हैं। तो आक्रामक नहीं थे, बाइडेन को लेके भी आक्रामक नहीं थे, इंसल्टिंग नहीं थे और एक तरीके से उन्होंने पूरी अमेरिका को रिकॉन्साइल करने का संदेश दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस घटना ने ट्रंप को निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति का वो बना दिया है, जीता हुआ। और आपने देखा कि जिस तरीके से रिपब्लिकन कन्वेंशन जो 4 दिन चल रहा था, जो अभी खत्म हुआ ट्रंप के भाषण से, उसमें जो माहौल था, CNN के जो ओबामा के और हिलेरी क्लिंटन के समर्थक पत्रकार माने जा रहे हैं या विश्लेषक होते हैं, वो आज कह रहे थे कि ऐसा माहौल हमने 2008 में देखा था जब ओबामा का कैंडिडेचर आ रहा था। तो एक तो उसका दबाव ये पड़ा कि कल रात से नैन्सी पेलोसी जो कांग्रेस की स्पीकर रही हाउस की, और बराक ओबामा, इन लोगों ने अब कह दिया कि भाई अब छोड़ दो। और कल सुबह खबर आई थी कि कमला हैरिस के एडवाइजर्स और बाइडेन के एडवाइजर्स आपस में भिड़ गए कि भाई अब आप लोग रास्ता खोलिए। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में बिल्कुल बदहवासी है और उधर रिपब्लिकन पूरा एकजुट हो गए हैं ट्रंप के पीछे। और ट्रंप का जो वोट है अभी, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बहुत सारे खरपतियों ने, कल ट्रेड यूनियन, अमेरिका के एक सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से एक के नेता ने अपना सपोर्ट किया है। तो जिस तरीके से समाज के अलग अलग लोग, अलग अलग वर्गों से सपोर्ट मिल रहा है, बिलियनर्स ने, एलन मस्क वगैरह, इन लोगों ने एक पूरी लिस्ट बना दी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे वो लोग जो डेमोक्रेट पार्टी के वोटर थे वो, और जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, इंडिपेंडेंट जो वोटर्स हैं, वो देंगे। और आज CNN की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें बताया गया है कि 31% ब्लैक महिलाओं में डेमोक्रेट पार्टी का वोट घट रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक रिपब्लिकन पार्टी एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड की तरफ बढ़ रही है। ठीक बात।
कुछ और हेडलाइंस देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस अधिकारी थी पूजा खेडकर, उनके ऊपर अब एक नया आरोप लगा है। पहले उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपना विकलांगता सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया था और वो उसके लिए योग्य नहीं थी आईएएस में जाने के लिए ओबीसी का। और अब ये आरोप लगा है कि उन्होंने एमबीबीएस की जो सीट हासिल की थी उसमें भी ओबीसी कोटा नॉन क्रीमी लेयर का इस्तेमाल किया था, जबकि उनके अंदर उस तरह की विकलांगता नहीं थी। ये बात जानकारी उस कॉलेज के डायरेक्टर ने जारी की है। तो उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, पूरा परिवार ही एक किस्म की मुसीबत में है। पिता के खिलाफ भी एक एफआईआर करप्शन के मामले में दर्ज हुई है, माताजी पिस्टल लहराने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और इनका ये है। तो पूरे परिवार का एक अजीब सा किस्सा सामने आ रहा है कि पावर ड्रंक जो होने के बाद आदमी किस तरह से है कि वो जाके अधिकारियों को हड़का रहे थे कि तुम लोगों ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। कई बार अक्सर सावन का महीना कुछ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में मौज लेकर आ जाता है। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी है तो उसके लिए भी मौज आ जाती है कभी। मतलब पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो सावन का कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिसमें किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद ना हुआ हो। कावड़ उठाने को लेकर, फूल बरसाने को लेकर, मांस की दुकानों को बंद करने को लेकर, अंडा मछली खाने को लेकर। अब एक नया प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर ज़िला है, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने एक फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा जो हरिद्वार से लेकर दिल्ली के बीच में का जो रूट है, इसके बीच में मुजफ्फरनगर पड़ता है। तो इस रास्ते में जो भी फल विक्रेता, ढाबे वाले, होटल वाले या दूसरे तमाम खाने पीने के सामान के कोई भी स्टॉक, इसी तरह के दुकान या उस करने वाले लोग अपना नाम लटका कर रखेंगे ताकि किसी को किसी तरह की गफलत ना हो जो श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ पर, जो पानी लेने के आ रहे हैं। अब ये जो स्थिति है, कल जावेद अख्तर ने एक ट्वीट करके कहा कि ये इस तरह का फरमान है कि जैसा नाजी जर्मनी में लोगों को कह दिया गया था कि जो लोग नॉन ज्यूज़ हैं उनके घरों के ऊपर एक चिन्ह लगाया जाता था, निशान बनाया जाता था दुकानों पर, घरों पर, उस तरह का एक फरमान है। तो इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर बातचीत कर रही है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी भी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की थी कि 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान रक्षा नहीं दिवस नहीं हो सकता इस देश में, संविधान हत्या दिवस होगा। ये इस सरकार के मतलब आपको एक सोचने विचारने का जो तरीका है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और तमाम नागरिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है अब तक। और एक और ख़बर है बम्बई से। मुंबई में एयर इंडिया ने एक जॉब की घोषणा की थी। उसमें 400 मेरे ख्याल से 600 कुछ जॉब थी, जिसके लिए करीब 40-50 हज़ार के करीब लोग इकट्ठा हो गए, युवा वहाँ पर। तो ये इस देश में लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि कितने लाख कितने करोड़ रोज़गार दिए गए, सच्चाई ये है कि लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी भारी भारी भीड़ लगा रहे हैं। ये इस हफ्ते की सुर्खियाँ थी। और हम बातचीत शुरू करें उससे पहले जो सबा, पूजा और हृदय, ये ट्रंप वाली जो घटना हुई उस पर प्रकाश ने कुछ बातें भी कही। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? भारत की राजनीति का इससे कुछ किसी तरह का, जैसे हमारे यहाँ भी इस तरह की तमाम घटनाएं, राजीव गांधी की हत्या हमने देखी, इंदिरा गांधी की हत्या देखी, उससे पहले बापू की हत्या इस देश में हुई है। तो पॉलिटिकल किलिंग के नज़रिए से देखा जाए तो भारत में भी इस तरह के खतरे हमेशा मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की आड़ में आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, पर अभी तक जो हमारे सामने उदाहरण है उसमें हम पाते हैं कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों के नेता ही रिसीविंग एंड पे रहे हैं। तो इस दावे को, इस आरोप को भाजपा को कैसे देखा जाए? और इसके अलावा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, सबा, पूजा और हृदय। सबसे पहले सबा, आप बताएं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हिंदुस्तान में असल में एक मैंडेट आया जो 400 पार था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था। वहां पोलराइजेशन भी हुआ, और अगर हम देखें तो बहुत माहौल भी खौफ नफरत का था, क्योंकि एंटी सिख राइट्स हुए हिंदुस्तान भर में।
और उस बीच, और लेकिन एक बड़ी लीडर की हत्या हुई। उस बीच असल में हमारे इतिहास में 400 पार का रिजल्ट आया। तो ये कहना, मैं बस इतना ही कहूंगी कि तो ये फिनोमेना की सिंपथी मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, ये मतलब लॉजिकल चीज है। और दूसरी तरफ जो बाइडेन वैसे भी बिल्कुल अधमरे, क्या हिंदी का वर्ड क्या होगा, आई वुड कॉल हिम अ कॉप्स इन इंग्लिश, अ वॉकिंग कॉप्स की तरह वो घूम रहे हैं। लग तो यही रहा है ना। अफसोस एक बुजुर्ग के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, लेकिन हमारे यहाँ तो बुजुर्ग फिर रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठते नहीं, हैं। हमारे यहाँ तो यही ये शिकायत तो हमारी राजनीति की है कि यहाँ पर बुढ़े रिटायर नहीं होते, जवानों के लिए रास्ता नहीं लेकिन छोड़ते। ये हालत में जाके हाँ। वो सबसे दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट नौकरी को वो भी पॉपुलर मैंडेट से मांगे। अच्छा, जॉर्ज क्लूनी जैसे लोग खत लिख रहे हैं, लेकिन वो रेडी नहीं हो रहे, है ना। पर आप बताइए तो सबा मुझे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो हालत थी 2004 में कि उनको चीजें याद उनकी नहीं हो रहते, गई थी। वो भी, पर वो उन्होंने भी तो चेहरा, उन्हीं के चेहरे अटल पर बिहारी बीजेपी वाजपेयी की लड़ी हो गई थी ये हालत, लेकिन 5 ये, का। और वो उनका मुझे याद है जूता भी उनका, जब भूल वो जाते थे। कागज को गए थे स्पीच देने लाल किला, एक हाँ। जूता छोड़ के उतरे गाड़ी से, उनकी भी खराब हालत थी। और उनकी सेहत के बारे में बहुत बातचीत होती थी, हाँ। चीज होती थी। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत प्लान करते थे, अडवाणी कैंप बहुत प्लान करता था। वो जब भी न्यूयॉर्क आ जाते थे चेकअप के लिए, बहुत कुछ होता था। लेकिन फिर वो और ये सब दूसरे टर्म के लिए भी वही चेहरा थे। तो आप वही सही तो। कह रहे हैं। तो हम उनका जो बाइडेन और इनका अटल बिहारी वाजपेयी का कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्क ये है कि जो बाइडेन उस मीडिया ड्रिवन एज में है, हाँ, पब्लिक स्टेज पे। वाजपेयी का जमाना उतना नहीं था ठीक कि बात। हर वक्त आपको कैमरा देख रहे हैं। और जब कैमरा देखता भी था तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जो अध्यक्ष थे वो बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी सो रहे हैं, वो हम्म। दिखा था। हम्म। लेकिन वो सांसद में वो जाग जाते थे, और सांसद में थोड़ा बहुत कह देते थे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थी। हम्म। बहुत सालों से वो थे, और काफी उनकी उम्र हो गई थी जब तक वो पीएम बने। तो हाँ ये है। लेकिन वो मीडिया ड्रिवन एज, जब हर चीज कैमरे के ऊपर आ रहा है, उसमें तो उन्होंने है ना, इतना नहीं हुआ। ये मोदी मोदी इस तरह के जमाने के नेता हैं, मैं ठीक इतना बात। ही कहूंगी। पूजा। जस्ट टू ऐड, ये भी है कि भारत में ट्रांसपेरेंसी कम है, और जब बातचीत होती भी है पब्लिक में तो बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, तो हमें असल में पता नहीं चलता है किसका क्या हाल है ना। वहां पे इट्स अ मोर फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्जेशन, लोग उनसे बात करते हैं, जर्नलिस्ट भी उनसे सवाल करते हैं, तो पता चल जाता है कि क्या हालत है, मानसिक हालत और फिजिकल हालत भी। पर 81 इज नॉट कंसिडर्ड ओल्ड इन इंडिया, है ना। हम ऐसे बात कर रहे हैं वो 90 साल के, यहाँ पे 90 साल तो जैसे हमारे देवेगौड़ा जी है, वो 90 साल के हैं और अभी भी वो सब जगह जाते हैं, कैंपेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो हमारी अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे लगता है थोड़ा अलग है। आप फिर भी मतलब आके बैठ पाते हैं तो वो काफी है, चलाता कोई और है तो चल जाता है। पर ट्रम्प के बारे में बस एक और चीज बोलना चाहती हूँ मैं। इंडिया में जो असर मैं देख रही हूँ, एक वियर्ड और बिजार कॉन्स्पिरेसी थियरी मैंने सुना रिसेंटली। हुआ है ये अटेम्प्ट अमेरिका में, पर उसका जो रिपल इफेक्ट जो बोलते हैं, मैंने सुना कि सोरोस ने उसको स्पॉन्सर किया, जो असैसिन था। और यहाँ पे जो सोरोस फंडेड लोग आप और हम जैसे हैं, हम एक और प्लान कर रहे हैं यहाँ पे असैसिनेशन मोदी जी के ऊपर। ये हम मतलब इतना बिजार है, हम हंस सकते हैं इसके ऊपर, पर बहुत गंभीर है ये एक साइकी हो गई ना कि हर चीज को मोदी से जोड़ के मोदी के बारे में बना देना। फाउंडेशन से आप लोगों को पैसा है। वो लोग वहां पे कुछ नहीं बात कर रहे, जहाँ पे हुआ है वो लोग फिर भी एक मिलके सब एक आवाज में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उसको यूज करके मोदी जी के ऊपर एक बुराई। तो ये बहुत एक वरीसम ट्रेंड है इंडिया में, जो कुछ भी बोलते हैं ये पता नहीं कहाँ तक आगे बढ़ता है। हृदेश। देखिए, काफी कुछ कहा जा चुका है उसके आसपास ही, मतलब मैं इससे ज्यादा और इसमें क्या जोड़ूं। मूल बात यह है कि जैसे सभा ने कहा, वाजपेयी जी की और दूसरे राजनीतिज्ञों के का जो बुढ़ापा है और उनकी जो अक्षमता है बुढ़ापे में, उसे हम
जो बाइडेन से जोड़ते हैं। मुझे इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन अभी भी याद है, जो लाल किले का वो जिक्र कर रही थी। उनकी बड़ी बैनर हेडलाइन थी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी या प्राइम मिनिस्टर वोबल्स एट रेडफोर्ट। तो उसको लेके बड़े सवाल उठे थे, और उन्होंने सवाल कई बार ये बोला भी कि मैं टायर्ड रिटायर्ड वाला जो उनका था स्टेटमेंट था कि मैं मतलब ये वो कहना चाहते थे कि मैं एक्टिव हूँ। हाँ। लेकिन जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है, और जैसा पूजा ने कहा, जो उसके रिपल और या जो उसकी प्रतिध्वनियां हिंदुस्तान में क्रिएट की जा रही हैं, उसमें एक यही दिखाई देता है कि हम हर मायने में अमेरिका में जो चीज हो रही है, अच्छा या बुरा, उसको हिंदुस्तान के बरक्स खड़ा करते हैं। जबकि दो स्थितियां हैं, जैसा प्रकाश ने सही रेखांकित किया कि अमेरिका की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका यहाँ के लिबरल देखने से इनकार करते हैं कि वहां भी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और दूसरी ये कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, चाहे वो सभी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की, वो जब वो सत्ता में होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि भारत की बड़ी समस्याएं क्या हैं। भारत की बड़ी समस्याएं आज भी दिखाई दे रही हैं, हर रोज वीडियो आ रहे हैं कि बेरोजगारी है। भारत की बहुत बड़ी समस्या जो है वो पेपर लीक हो रही है, जिसपे आप चर्चा भी करने वाले हैं और करते रहे हैं, स्टोरीज कर रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री में आप। भारत की बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामाजिक बिखराव है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चुनाव में इन भारत की बहुत बड़ी समस्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो मैं कवर करते रहता हूँ, जो हम रोज देख रहे हैं कि करोड़ रुपए का नुकसान, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है। अभी पहाड़ में फिर से एक बार चारधाम हाईवे से लेकर तमाम चीजें बह रही हैं। तो इन चीजों को फोरफ्रंट पे रखने के बजाय एक बहुत ही पैरोकियल और बहुत ही हमने एक संकीर्ण रास्ता तैयार कर लिया है कि उस दिन की हेडलाइंस तैयार हो जाए, उस दिन की कॉक फाइट तय हो जाए, और उसके बाद फिर नए दिन में हम नए तरीके से। तो मीडिया का रोल जो है, एक तरह से हम बार बार न्यूज लॉन्ड्री में कहते भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्कैनर में है, वो कभी हमें दूरदृष्टि नहीं देता। जैसे अगर रीडिंग लिस्ट आप बाद में पूछते हैं लोगों से, प्रताप बानू मेहता का जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में है, अखबार चाहे जैसे भी हो उनकी रहे, उसमें एक दृष्टि आपको मिलती है। पर आज के टेलीविजन में, आज के जो विजुअल मीडियम में यूट्यूबर्स भी हैं, वो इंस्टेंट कॉफी या एक आपको एक शॉट देते हैं, एनर्जी शॉट जो है नशे का, और दृष्टि नहीं देते। और आज हम उम्मीद करते हैं कि इस पैनल में जब हम बात करेंगे आगे, तो हमें कुछ ऐसी बातें हम कर पाएंगे। आज से लगभग 32 साल पहले बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बने थे, और आज भी उनकी उम्र जो है, अभी जो दोनों कैंडिडेट मैदान में है अमेरिका में, उनसे 10 साल 12 साल कम है। हाँ। जो आदमी सोचिए कि 28 साल 30 साल पहले रिटायर हो राष्ट्रपति बना था। लेकिन मैं समझता हूं कि एज रोनाल्ड रीगन के टाइम में भी इशू बना था। लेकिन कमाल का जवाब है, यूट्यूब पे बहुत लोग सुनते भी उसको बार बार, क्योंकि बहुत विटी थे, बहुत समझदार आदमी थे, नीतियां चाहे जो उनकी। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है और डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट जो हैं यंग हैं। तो उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे की पॉलिसीज़ पर डिबेट होना चाहिए, और मैं इस इलेक्शन में अपने अपोनेंट के यूथ और उसके कम अनुभव को मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने उस तरीके से किया। और उम्र के आप फिडेल कास्ट्रो को देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी वो एक्टिव रहते थे, भाषण देते थे, घूमते थे। तो सवाल ये है कि आप एक्टिव हैं कि नहीं हैं, वो मुद्दा होना चाहिए। तो अभी यही कहने का मतलब था, ये कह रहे हैं कि अभी जो लोग बाइडेन की उम्र का हवाला दे रहे हैं, और मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में बहुत खराब दिख रहे हैं, वही लोग कभी इस बात को भी कहेंगे कि मतलब जब राहुल गांधी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ करते हैं, और मैं राहुल गांधी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीजों की जब हम बात करते हैं वो सरफेस पे बात करते हैं, सतह पे बात करते हैं, गहराई पे नहीं जा रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा डिके या डिक्लाइन बहुत लंबे समय से हो रहा है, बल्कि इसको हम कोरोड करना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, सड़ांध एक जो है वो दिखाई दे रही है, जिसमें हमें दृष्टि नहीं मिलती। वही मैं कहना चाहता हूँ। वाजपेयी के टाइम में उनके हेल्थ के बारे में टाइम मैगजीन ने एक स्टोरी की थी, और उसके बाद मुझे अगर ठीक से याद है तो उस रिपोर्टर का वीजा वगैरह जो है रिन्यू वगैरह नहीं किया गया था, या कुछ उसके साथ हुआ था। ठीक बात। मैं कुछ बोल दूं, क्योंकि बिल्कुल उठ के बीच में एक प्रताप भानु मेहता की जो तारीफ कर दी कि और कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है कि उनका बिल्कुल ज्यादातर तो वो कुछ कहते ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खास बात ये है, क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग से आई हूँ, कि वो रिपोर्टिंग पब्लिश करता है पेज 1 पे, हमेशा रिपोर्टर बेस्ड स्टोरीज होती है। और प्रताप भानु मेहता, जिन्होंने एक दौर में मोदी जी की तारीफ की और वो कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं, और मुझे उनका वो फिलोसॉफिकल डिबेट, मुझे कोई बड़े इंटेलेक्चुअल लगते नहीं है। हम अलग अलग राय है। जी कहिए। नहीं, तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं की जाए, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में, मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस की मजबूती ये है, उनकी रिपोर्टिंग
आज के दौर में जब अखबार रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, मैं क्रिटिसिज्म भी कर रही हूँ, मुझे कोई इंडियन एक्सप्रेस से लेना देना है नहीं, लेकिन वो अभी भी रिपोर्टिंग झट से करते हैं। हाँ, पर रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग पे भी हमने कई बार सवाल उठाए। ऐसा नहीं कि आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में किडनी के रैकेट पे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, कोई भी मीडिया ने छुआ नहीं है। हाँ, एक्सप्रेस ने आज भी खबर है उस पे। हाँ, आज भी किया है, पिछले हफ्ते पहले भी किया। मैं क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हॉस्पिटल है, इंडियन एक्सप्रेस ने की है वो चीजें, क्योंकि वो झट से कर पाते हैं रिपोर्ट। उस हिसाब से हम लोग एक ही बात कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो विजुअल मीडियम है, टेलीविजन मीडियम है, उसमें हमें बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, समस्याएं दिखाई दे रही हैं। अखबारों के साथ हमें दिक्कतें जरूर दिखती हैं, लेकिन वहीं पर हमें दृष्टि भी मिलती है, वहीं पर हमें रिपोर्टिंग भी मिल रही है। वहीं पर आप प्रताप भानु मेहता को छोड़ दीजिए, किसी और इंटेलेक्चुअल को किसी और जगह देख लीजिए जिसे आप मानते हो इंटेलेक्चुअल, तो मिलता है ना पढ़ने को। पर टेलीविजन में आप देखिए, अगर वह स्केल 1 to 10 में देखिए, तो आपको कोई ऐसी इंस्टेंट चीजें मिल रही हैं, और वो यूट्यूब में भी ये समस्या आ रही है। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम न्यूज लॉन्ड्री में बात कर रहे हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए। टेलीविजन तो यूट्यूबर्स प्रताप भानु मेहता से बहुत ज्यादा हेफ्टी चीजें कह देते हैं। चलिए ठीक है, खैर अब ये वाली बहस प्रताप भानु मेहता पे नहीं, उसके लिए हम एक बार फिर से अलग से कोई बहस एक आयोजित करेंगे जिसमें प्रताप भानु मेहता मैं सिर्फ काउंटर कर रही हूँ, वो इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप सरप्राइज होंगे कि ये हम लोग सोचते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनकी रीडरशिप इतनी है नहीं। चलिए, बाकी ये प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं। हृदय की ये इंस्टेंट वाली बात जो है, उससे मैं भी सहमत हूँ। एक एग्जांपल दे दूं। मैं क्योंकि अब सभा ने रीडरशिप की बात कही है, तो मैं बहुत अच्छे उन एडिटर्स को जानता हूं जो कभी सामने नहीं आते। आई डू नॉट थिंक रीडरशिप इज ए पैरामीटर। अगर आपको 2 लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं और आपका लिखा हुआ अच्छा है, तो मेरे लिए वो अच्छा है। और अगर आपको मिलियंस ऑफ लोग पढ़ रहे हैं और अगर वो कूड़ा है, तो वो उसका कोई महत्व ज्यादा नहीं है। तो रीडरशिप शुडंट बी ए पैरामीटर। बट आई एग्री, अगर आप प्रताप भानु मेहता को नहीं मानते या मैं किसी और को मानता हूं, वो पर्सनल, ये बहुत व्यक्तिगत है। लेकिन इनकी इंस्टेंट वाली जो बात है, और खासकर यूट्यूब के संदर्भ में, और खासकर मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं जिनको हम लोग सुनते पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, फिर आगे नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक इतिहासकार हैं जिनको बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी किताबों पे मैंने रिव्यू करा है, और उन्होंने अभी फ्रांस के इलेक्शन पे एक आर्टिकल लिखा, मैंने ट्विटर पे लिखा भी, तो उसमें उन्होंने 15 बार लिख दिया कि ये फासिस्ट है, ये फासिस्ट है, वो फासिस्ट है। मैंने कहा भाई, आप कह रहे हैं, आप तो हिस्टोरियन हैं, और हिस्टोरियन प्रोफेशनली हैं, एक तो सबूत दे दो भाई। और उसके अगले दिन मैंने देखा कि हमारे बहुत आदरणीय एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार, बड़े यूट्यूबर, उन्होंने सीधे कह दिया फ्रांस में फांसीवाद की हार, वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल लगा दिया। तो ये इंस्टेंट वाला जो खतरा है, ये राइट विंगर्स के लिए खतरा बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि राइट विंगर्स के उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है तुरंता। लेकिन अगर लिबरल, लेफ्ट या जो समझदार लोग, अगर अपने आप को जो लोग समझ रहे हैं, अगर वो लोग इस तरीके का इंस्टेंट करने लगेंगे, आप हर चीज को फांसीवाद करने लगेंगे दोनों साइड में, मुझे लगता है कि वो चीज थोड़ा बचना चाहिए। और वो जो इन्होंने कहा ना कि आप एक लेख लिखिए, कोई नहीं पढ़े। अब जैसे मैंने आप ही के न्यूज लॉन्ड्री में मैंने वो लेख अपने ब्लॉग पे लिखा था 2015 में, आपने 2017 में छापा था बंदूक क्रांति को लेकर, बंदूक कल्चर अमेरिका का। आज भी उस आर्टिकल को जब भी मैं लिंक उसका शेयर करता हूँ, तमाम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मेरा मतलब वही है कि लोगों को थोड़ा देर रुक जाना चाहिए। अगर 4 दिन के बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा ट्रंप पे, तो क्या है उसमें जल्दी वो दिक्कत हो जाएगी। ट्रंप की खासियत यही है कि ट्रंप जहां भी, ट्रंप डिवाइडर इन चीफ हमारे यहाँ भी हैं और अमेरिका में भी है, तो ट्रंप के आने से ये नहीं बदल गए हैं अभी तो बदला हुआ। आज का स्पीच आप उनका सुनिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही ट्रंप है। यूपी की बात, वही मुद्दा है हमारा मुख्य जो उस पर हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहानियां चल रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदला जाएगा, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। कुछ घटनाएं मैंने बताई हैं, एक मोटी मोटा एक तस्वीर रखना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है। और बहुत क्लासिक दरबारों में जो षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसीज होती हैं एक दूसरे को हटाने, चढ़ाने, बढ़ाने को लेकर, वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जैसे ही ये नतीजे आए हैं, उसके बाद पहला हमला योगी आदित्यनाथ ने किया कि ओवर कॉन्फिडेंस, और उनके कहने का मतलब ये था कि जितना मैं समझ पाया कि
ये पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। ये खबरें आम हैं कि उन्होंने जिन लोगों को हटाने की बात कही थी उन सबको साइड करके 35 लोगों की लिस्ट एक तरफा दी गई दिल्ली की तरफ से, अमित शाह और मोदी की तरफ से, कि इन लोगों को टिकट देना है। उसमें 29 लोग हार गए, तो उनका इशारा उस तरफ था। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहा है उस पर नज़र डालें। एक विधायक हैं उनके, मोती सिंह, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि भाई यहाँ पर पिछले 42 सालों में उत्तर प्रदेश में इतना करप्शन नहीं रहा जितना भ्रष्टाचार पिछले 5-7 सालों में हुआ है। तो वो एक तरह से अपने मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने करप्शन को लेकर चार्ज किया। ये भ्रष्टाचार का है। आरक्षण के मुद्दे पर आते हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि संविधान हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा। उस मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल एक के बाद एक लगातार लेटर लिख रही हैं योगी आदित्यनाथ को कि आरक्षण को दूसरे का हिस्सा मारा जा रहा है। तीसरा हिस्सा आता है लॉ एंड ऑर्डर का, जिस पर बहुत बड़ा परसेप्शन बना था, लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर बाबा, ये सब 3-5। उसमें उनके ही अपने गृह जिले के एक फतेह बहादुर सिंह जो कि एमएलए हैं, उन्होंने कल आरोप लगा दिया उनकी जान को खतरा, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री, अगर एमएलए की जान को इस तरह से लोग धमकियाँ मिल रही हैं और जान को खतरा है तो बाकी लोगों का क्या होगा। आरक्षण, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें को के नज़रिए से देखें, प्लस भ्रष्टाचार, ये सब मिल के योगी आदित्यनाथ इस समय उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनकी जो छवि का जो 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं उन सबको डेंट करने की कोशिशें एक तरफ से अलग अलग हिस्सों से हो रही हैं। और ये अगर हम अतीत को देखें तो किसी भी नेता को डिस्प्लेस करने का, हटाने का पहला स्टेप होता है। ये अभी तक दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ कल्ट वाइज बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन टीम के लिहाज से देखें तो बहुत लाइट वेट नेता हैं। उनकी ऐसी कोई टीम नहीं है। मतलब आज भी ये नहीं माना जा सकता कि जो 300 के करीब विधायक हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, उनमें से 50 भी उनके साथ आएंगे, 100 भी उनके साथ आएंगे। तो वो टीम वाली जो स्थिति है उनकी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ हुई है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है आरएसएस के साथ योगी का और आरएसएस के साथ बीजेपी का क्या लिंक। योगी आदित्यनाथ अकेले नेता हैं जिनसे मोहन भागवत गोरखपुर में जाकर बंद कमरे में अकेले मिलकर आए। योगी, और इतने बड़े चुनाव के बाद, इतने बड़े सेटबैक के बाद अभी तक मोदी की मोहन भागवत के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। आज एक और बयान उनका बहुत वायरल हो रहा है मोहन भागवत का, और उसमें मेरे ख्याल से उस बयान को मैं अभी देख रहा था, कल उन्होंने दिया रांची, झारखंड, रांची में। और एक बार फिर से उसमें एक नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस उनके उसको ही माना जा रहा है कि टारगेट किया। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि संघ के टॉप से बीजेपी के लीडरशिप के ऊपर कोई कमेंट किया जाए। तो ये एक इक्वेशन दिख रहा है। सबा, आपने लगातार यूपी आपको देखा है। एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, क्योंकि मैं उस सेंटर से हूं जहां से बनारस, और बेसिकली वो सेंटर है जो कि बनारस और गोरखपुर दोनों का सेंटर है। तो वो आजमगढ़ 100 किलोमीटर का इधर और 100 किलोमीटर, तो ये दोनों की जो पॉलिटिक्स है उसको मैं अगर देखूं तो गोरखपुर के अपने किले को योगी आदित्यनाथ ने बचाया है इस लोकसभा इलेक्शन में, और बनारस का जो किला था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। बनारस की अपनी सीट को छोड़ दिया जाए तो सारी सीटें बीजेपी हार गई। बनारस में खुद नरेंद्र मोदी की 3 लाख से ज़्यादा वोट कम हुए हैं, जीत का मार्जिन जो है वो कम हुआ है। तो एक तरह से वो भी प्रधानमंत्री के कल्ट के हिसाब से, में भी आपके पड़ोस सब जगह तो वो हार हुई है। अब मैं जानता हूँ कि इस पूरी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, जैसे कभी राम बाबू गुप्ता को हटाया गया था, जैसे कभी कल्याण सिंह को हटाया गया था, इन लोगों के, तो वही सेम पैटर्न होगा या कुछ और होगा? इसके बहुत पहलू हैं। मैं जल्दी सब लिस्ट बता देती हूँ आपको। सबसे बड़ा एक है कि किसके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हुआ, ये कहा मोदी की गारंटी थी। बिल्कुल, क्या थी गारंटी? मोदी गारंटी थी, मोदी थे। और ये नहीं कहा बीजेपी की गारंटी, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हुआ। दूसरी बात, ये चुनाव 400 पार भी दिल्ली से आया। ये स्लोगन दिल्ली का था, 400 पार, 400 पार, ये दिल्ली का स्लोगन था। आप लोग को जानकारी है कि अगर आप सपा का आप इलेक्शन कॉस्ट देखें तो यूट्यूब वगैरह में 0 है। उन्होंने जो चलाया वो ऑर्गेनिक कैंपेन कैंडिडेट्स ने चलाया, लोकल डायलेक्ट्स में गाना वाना उन्होंने चलाया, और उनके नेता ने जाके कैंपेन किया इंटेंस। उनका संगठन हमेशा था बीजेपी के मुकाबले में, टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चमत्कार कर दिया, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत ली। तो ये जो मैसेजिंग थी बीजेपी की तरफ से, सेंट्रलाइज हाई कमांड सिर्फ मोदी जी, और जब नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग भूखे हैं,
दाम बढ़ रहे हैं, खान पान का दाम, सब चीज ये सब गड़बड़ हो रहा है। बहुत ही महंगी स्ट्रटिंग, अंग्रेजी का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे हिंदी का पता नहीं। आप जाके जैसे फैशन शो में आप दिख रहे हैं, कभी आप वहां जाए, और ये सब हुआ है। तो लेकिन मोदी जी मेट गाला शो, मेट गाला शो कहते हैं उसको मेट गाला शो, जो भी हो, वो बीजेपी ने दिया यूपी के लोगों पे। दूसरी बात, अगर आप यूपी के हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं भी हूँ, हालांकि मैं दिल्ली में रही हूँ, लेकिन पूरा खानदान यूपी का है। तो यूपी में एक चीज आप सब जो जानते हैं उनको पता है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं साफ कह दूं कि यूपी ट्रेडिशनल बीजेपी स्टेट नहीं रहा था। वो मोदी के आने के बाद हुआ। उसके पहले सपा बसपा, जब बीजेपी आया कल्याण सिंह के साथ, वो भी संगठन, वो राजनाथ सिंह के साथ, वो एक दौर था ब्रीफ, जब कल्याण सिंह थे वो भी बिखर गए, सब बिखर गया। आप अगर आप देखेंगे कि जब गोधरा इंसिडेंट, गुजरात दंगे होते हैं, वो गाड़ी जो निकलती है, वो कार सेवक यूपी से आ रहे हैं, यूपी में हार मिल गई। यूपी बीजेपी बिल्कुल इरेलेवेंट हारती हुई पार्टी थी। फिर मोदी जी आए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, और मोदी जी के साथ यूपी का कॉन्क्वेस्ट हुआ। वो दो टर्म चला है। लेकिन ये कहना, मैंने कहा भी था, लिखा था, कहा भी था कि आप लोग जो कह रहे हैं यूपी जो गुजरात जैसा गढ़ है, वो नहीं है, सोशली वगैरह नहीं है। फिर भी बीजेपी ने कहा डबल इंजन सरकार। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट आप लोग समझ लीजिए, यूपी अलग था गुजरात से, और 10 साल मोदी का चला। जब मोदी ही फ्लॉप होंगे तो क्यों नहीं डिक्लाइन होगा? लेकिन ये कौन कहेगा? सभा नकवी कहेंगी, उनको गालियां पड़ेंगी, लेकिन लोग नहीं कहेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आदित्यनाथ योगी भी कोई जमीन से उभरे कोई मैस लीडर नहीं है, उनको भी बनाया गया ना, सिलेक्ट किया गया। लोग हमेशा मिस्ट्री होती है किसने सिलेक्ट किया। वो मोदी जी के वजह से चुनाव जीते थे शुरू में, 17 में डीमोनेटाइजेशन के बाद। उसमें जब लोगों ने कहा उस टाइम की सिन्हा जी, और जो आप कश्मीर में बैठे हैं, उनको बनाया जाएगा, वो नहीं बनाएगा, एकदम से योगी जी बन गए। फिर उसके बाद योगी जी ने दूसरा टर्म जीता, तब तक ये पूरा फॉर्मुलेशन लाभार्थी वाला सब आ चुका था, लेकिन योगी जी भी नहीं है। तीसरी बात, मैं बहुत सारे झट तो एक तो मोदी जी हो गए, एक तो योगी जी भी कोई जमीन से उभरे हुए वो नेता नहीं है। तीसरी बात, वो ठाकुर है। हाँ। और आप अगर गौर करें, आप थोड़ी नजर इधर उधर डालिए, क्या ये कोइंसिडेंस है कि जहां भी बीजेपी की सीटें कम हुई है, अपर कास्ट के लीडर थे, ठाकुर कम हुई। कहां पे कम हुई? राजस्थान में कम हो गई, एक ब्राह्मण को बना दिया। चलिए आप महाराष्ट्र में इतिहास में 2 बार सिर्फ ब्राह्मण बने हैं, एक तो मनोहर जोशी और एक देवेंद्र फडणवीस, नहीं तो मराठा या दलित बनते हैं। ये कास्ट को हमको समझना होगा, और इसीलिए सीतारमैया बैठे हुए हैं अभी तक कर्नाटका में। हम लोग डिनायल में है, क्योंकि मीडिया में ज्यादातर, मैं अपने आप को भी उससे नहीं कह रही कि मैं भी, लेकिन हम लोग ज्यादातर अपर कास्ट के लोग बात करते हैं। तो ये 3 चीज आप गौर करिए, जहां नुकसान हुआ था, ये एक एलिमेंट हो सकता है कि आप दूर हो गए हैं। तीसरी बात, बहुत दिनों से दलित मित्र हमारे कह रहे थे, और हमने सीरियसली भी नहीं लिया, कि नौकरियां कम हो रही हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन जो सरकारी नौकरी में हो रहे हैं, ये था असली मुद्दा। ये नहीं कि हिंदुस्तान के दलित और बैकवर्ड कास्ट निकले संविधान को पकड़ के कि हम बचाएंगे। ये असल में हो रहा था कि और ये जो आप YouTube में बहुत दिखते हैं, वो रविकांत जी तो 2 साल से कह रहे हैं कि नौकरियां कम हो रही हैं। वो दलित, वो जो टीचर भी हैं यूनिवर्सिटी में, यूपी में, नौकरियां कम हो रही हैं कि तो एक दो तरीके से कम हो रही थी योगी राज में, कि एक तो कम न्यूमेरिकली कम हो रही थी, दूसरी बात जो आरक्षित नौकरियां हैं उनको जनरल कैटेगरी के लोगों को मिल रही थी वो नौकरी। वही चीज अनुप्रिया पटेल ने लिखा है अपने खत में। ये था वो संविधान को बचाने की बात। इसको अगर हम समझ लें, ये था कि जो चाहे हम काबिल हो कि नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन फिर भी ये आइडिया कि हमारा हक है मुल्क पे, इसीलिए
दलित, लोअर ईबीसी शिफ्ट हुआ है। 3-4 चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही। मोदी की फ्लॉप होना, महंगा एक माउंट करना, आप जमीनी उससे एरोगेंस, फिर वो तो अब आप ये बताएं सभा की कि अब जाएंगे कि रहेंगे योगी जी? तो मैं खत्म करती हूँ, इसमें दूसरी 1-2 और चीजें भी हैं, फिर मैं खत्म कर देती हूँ बात कि तो योगी जी की, लेकिन उन ठाकुर तो कास्ट भी गलत निकली अब। लेकिन ठाकुर जो होता है यूपी में, वो ठाकुर ऐसा कास्ट है जो कन्वर्ट भी कराता है दूसरे का वोट। हम सब जानते हैं, हम निकले भी थे चुनाव के दौरान, तो फतेहपुर सीकरी जैसे सीट में ओपनली ठाकुर गांव, वो दूसरे को, कांग्रेस वाले को वोट दे रहे थे। हालांकि योगी जी को पसंद करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया था कि जाट कैंडिडेट इधर, वो इधर, ये सब चल रहा था। और ये गुजरात में जब से रूपाला जी ने कुछ एंटी ठाकुर कमेंट किया, तब से कुछ हो गया ठाकुर समाज में। लेकिन उनको हर थाने में ठाकुर है यूपी में। आदित्यनाथ योगी को ये जात, अगर हम लॉजिक दें कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए हमें फिर से एक ओबीसी नेता चाहिए बीजेपी को, मानिए जैसे कल्याण सिंह थे, है ना? जी। फिर भी है तो कोई उनको बनाना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य संघ के आदमी है, हाँ वो मौर्य हैं, लेकिन उनकी भी कोई खास मुझे कभी मैस लीडर नहीं दिखे थे। कल्याण सिंह थे लोध राजपूत के लीडर, वो थे, असल में लीडर थे। तो ये एक उनके सामने समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या जो योगी को हटाने में ये है कि क्या आरएसएस ये मैसेजिंग मान लेगी कि सामाजिक न्याय का समय यूपी में आ गया है और हिंदुत्व का समय खत्म हो गया है? वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब 2-3 चीजें होंगी, हम लोग बैठ के कहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये सारे बाय इलेक्शन, अब आप देखिए, उनको वो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज गिवन अ लॉन्ग नूज टू हैंग हिमसेल्फ, उनको दिया है, उनको कोई कैंडिडेट लोकसभा के लिए चुनने नहीं दिया। अब कहा कि आपकी जिम्मेदारी कि आप ये असेंबली बाइपोल, सारे बाइपोल आप करो, बाइपोल। अब 5 उनमें से सपा की सीटें हैं। मूड भी थोड़ा बीजेपी के खिलाफ है। क्या वो कोई चमत्कार कर पाएंगे? अगर वो कर लेंगे तो फिर वो टिके रहेंगे। लेकिन जो सिग्नलिंग, तो अभी हिंदुत्व की फ्यूरियस सिग्नलिंग होगी, तो ये अगर, लेकिन वो पूरी तरह हार जाते हैं। लेकिन इसमें आप बैठे रहिए, अभी ये खेल सिर्फ योगी का नहीं है। अगर महाराष्ट्र हर जगह हार जाते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तो फिर मोदी जी का भी बुरा वक्त आ गया। नितिन गडकरी के भी आप बयान सुनिए कि वो पार्टी विद अ डिफरेंस, बीजेपी वाज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, और उसमें महाराष्ट्र की जो पॉलिसी थी कि हम सबको तोड़ फोड़ के लेंगे, वो सीधी अमित शाह मोदी की पॉलिसी थी। ये लोकल महाराष्ट्र यूनिट की बिल्कुल नहीं थी। तो ये सब चीजें अब शुरुआत हुई है बीजेपी में, बस। हाँ, और मैं कहा तो ये मुझे अभी कहना कि उनको हटाया जाएगा, नहीं, आरएसएस के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये उनको हटाना। ठीक बात। और वो कोशिश करेंगे कि देखिए, सामाजिक न्याय से तो इतना खौफ है। मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ क्योंकि मंडल हो गया था, है ना? बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। ये नॉर्मल इधर पर्सनैलिटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें, आइडियोलॉजिकल चीजें हो रही हैं। तो ये जो पीडीए लेके अखिलेश यादव, मुझे इसमें इसके नतीजों में पर हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। इसमें और भी 1-2 चीज़ें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिहाज से इसके जो रिपरकशन है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक की जो उनका 2 टर्म रहा है वो फुल मेजॉरिटी का टर्म रहा है, जिसमें उन्होंने एक अपनी कल्ट एक छवि बनाई थी, और जिसमें वो छवि ऐसी थी कि वो जो 56 इंच वाली छवि की मैं कहीं झुकता नहीं, कि मैं, और उस तरह का एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप वाली जो छवि थी, उसमें योगी के डैमेज में, योगी का डैमेज मतलब किसी तरह के रिवोल्ट होता है अगर, तो फिर नरेंद्र मोदी को इस तरह की स्थिति में काम करने का कोई अनुभव है नहीं। और प्लस राजस्थान में अभी वो दबा हुआ है, क्योंकि वसुंधरा राजे का अभी भी किसी को नहीं पता कि वो क्या सोच रही हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जिससे मैं सवाल पूछना चाहूँगा थोड़ा सा, कि अभी जो सिचुएशन है इसमें योगी के पास वो क्या लिवरेज हो सकता है कि वो किस अपने आप को रिप्लेस ना होने दें, या ऊपर से आ रहे दबाव को जो है वो झेल सकें? वो मतलब अगर मैं योगी की निगाह से आप सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? हाँ, मुझे लग रहा है सिर्फ वो है हिंदुत्व वाला कार्ड है, क्योंकि नहीं तो ये मानना होगा मंजूर, अगर योगी को हटा दें
और आप किसी ओबीसी या केशव प्रसाद मौर्य भी हिंदुत्व का अपने आप को वो हिंदुत्व के लीडर मानते होंगे, लेकिन वो उनकी खासियत है कि वो कास्ट, उनकी जाति, जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, चाहे वो संजय निषाद का हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो खत गया है कि आप नौकरियां दे रहे हैं, आप रिजर्व नौकरी जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं, ये इससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग कह रहे थे 1-2 साल से, उन्होंने खत में कह दिया, वो मंत्री है सेंट्रल सरकार में। तो बहुत सारी चीजें, योगी के पास हिंदुत्व की छवि है, योगी के पास यह है कि उनकी खुद की थोड़ी बहुत हिंदुत्व की बीजेपी की वोटर में कल्ट फॉलोइंग है, बाकी सब तो बिखर गया। संघ का भी थोड़ा अंदरूनी समर्थन होगा, जो अंदरूनी उसमें होगा संघ का हो। पूजा, आप कैसे बाहर से देख रही हैं, और हृदय आप दोनों लोगों की राय ले लेते हैं, फिर प्रकाश सर। दूर से देख के कुछ लग रहा है कि यूपी का असर उधर पहुंच रहा है? नहीं, हमें तो ऐसे ही बोला गया था कि योगी इज अ बिग लीडर। अभी पता चल रहा है कि जो मीडिया में दिखाते हैं और ग्राउंड पे जो हो रहा है बहुत अलग है, और उनको इतना समर्थन नहीं है उनका जितना हमको लगता था। पर हाँ, साउथ के नजरिया से अब अगर देखेंगे तो एक है जो अयोध्या का जो रिजल्ट आया, मतलब वहां जो हार गए, वो बहुत सरप्राइजिंग था। उसका एक रिपल इफेक्ट भी होगा यहाँ पे, क्योंकि वो उस मुद्दे को लेके यहाँ पे काफी हमने कैंपेन देखा, कर्नाटका में पर्टिकुलरली मंदिर वाला जो मुद्दा था उसको लेके यहाँ पे एक आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी सबने मिलके एक कांग्रेस एंटी हिंदू है वो एक नैरेटिव जो है उसको पुश किया गया। तेलंगाना में भी किया, आंध्रा में भी किया, तमिलनाडु और केरला में थोड़ा कम। तो जब बीजेपी वहां पे जब उनका जो हालत हुआ, उससे हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी लोग, क्योंकि वो यूपी मॉडल बन गया था ना बाकी स्टेट्स के लिए जी। तो अभी सब लोग सोच रहे कि शायद इट वोंट वर्क, अगर वहां काम नहीं कर रहा है तो यहाँ कहाँ से काम करेगा। तो वी आर ट्राइंग टू सी कुछ चेंजेस होंगे क्या यहाँ के बीजेपी आरएसएस यूनिट में भी। दैट्स वन थिंग टू वेट एंड वॉच। ठीक बात। हृदय? अतुल, जब हम यूपी चुनाव कवर कर रहे थे तो आपको अच्छी तरह याद होगा, बातें सब कर रहे थे लेकिन रिकॉर्ड पे रखना जिस वक्त चीजें हो रही हैं वो बहुत कम हुआ था। और मैं पूरी विनम्रता के साथ ही कह सकता हूं, और कोई भी जाके पढ़ सकता है, उस वक्त जो ये लड़ाई अभी चल रही है इसके बारे में मैंने एक पूरा आर्टिकल डेक्कन हेराल्ड में लिखा है जिससे देखा जा सकता है। और तब मैंने ये भी लिखा था उस आर्टिकल में कि गोरखनाथ मठ का जो राइज हुआ था वो हिंदू डॉगमा जो है, हिंदू कट्टरता जो है उसके खिलाफ हुआ था। अभी भले ही मोदी और योगी जो है एक कट्टर छवि को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, हम तात्कालिक स्थितियों को देखते हुए अपने बड़ी जल्दी एनालिसिस चेंज करते हैं। कोई शक नहीं है कि योगी जो है नॉर्थ इंडिया में इस वक्त बहुत ही लोकप्रिय नेता, हिंदूवादी छवि के लोगों में जो पसंद करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं या जो एक मजबूत कोट अनकोट इंडिया देखना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उनके बीच में वैसा नेता शायद कई मायनों में कई लोगों के लिए, और ये मैंने खुद बात की थी और ये आप जाके खुद कोई भी बात कर सकता है, वो योगी से और मोदी से ऊपर योगी को रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, 2017 में भी 2022 में भी ये चुनाव साथ साथ होते हैं यूपी, और आप कभी भी आके पूछ लीजिए आराम से, वो लोग उत्तराखंड के आरएसएस बीजेपी के भी समर्थक और उनके लोग उत्तराखंड के चुनाव के लिए चिंतित दिखाई देंगे, लेकिन वो यूपी के बारे में भी पूछेंगे कि बाबा का क्या हो रहा है। तो ये वो जगह है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग देख रहे होंगे जो योगी के समर्थक हैं या खुद योगी के विरोधी हैं। लेकिन जो दूसरी बात हाईलाइट हमने की थी और जो इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे देखा जा सकता है योगी, मोदी और अमित शाह के ट्रायंगल के रूप में, क्योंकि मोदी अगर जाते हैं तो उनके सक्सेसर के रूप में, नेचुरल सक्सेसर के रूप में पब्लिक में लोग किसे देखते हैं, और ये परसेप्शन कि मोदी किसको बेटन देना चाहेंगे, मोदी किसको अपनी जगह लाना चाहेंगे, ये दोनों चीजों के बीच में एक फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन आइडियोलॉजिकल भी है, वो फ्रिक्शन पावर के लिए भी है, दोनों जगह में। इसमें आरएसएस की पोजीशन क्या है, वो इसको कैसे देखना चाहती है, जो आरएसएस के कल के बयान है। लेकिन मुझे मोहन भागवत के जो बयान है उसको लेके फिर अगेन जो मैं कह रहा हूं, तात्कालिक रूप से जिस तरह से उसे प्रचारित कर दिया जाता है, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं, भागवत साहब एक बात बोलते हैं जिसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा मतलब नहीं है कि वो उस कंसिस्टेंसी में आगे रहेगा भी।
राइट। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा हम स्टेट टू, क्या हम छत्तीसगढ़ के इलेक्शन टाइम में मैं राज्य के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले ये सोचते थे कि छत्तीसगढ़ के नतीजे ऐसे आएंगे, वैसे ही हमें महाराष्ट्र के बारे में भी बहुत से लोग अभी से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, यूपी ये इलेक्शन कैसे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्निंग हो रही है, उसको बहुत स्टडी करने की जरूरत है। तो ये जर्नलिज्म का कई बार ये भी है कि हम स्टडी करते हैं, हम बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत जटिल स्थिति है, कॉम्प्लेक्स स्थिति है, लेकिन ये इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के दौरान ही हो चुकी थी, जो अभी हो रहा है। मेरा एक सवाल है, अगर मैं पूछ सकती हूँ तो मैं जब आरएसएस लीडर्स जो नागपुर में है, 2-3 लोग जो अभी भी मेरे से बात करते हैं, उनसे जब बात कर रही, यू आर वेरी लकी। अरे 2-3 ही बचे हैं, प्लीज नजर मत करिए। तो उन्होंने बोला था कि यूपी और महाराष्ट्र दोनों जगह पे, दोनों राज्यों में आरएसएस का संदेश था, उन्होंने सही से काम नहीं किया जानबूझ के, उसका जो नतीजा है हमने लोकसभा में देखा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि इज दैट व्हाट वी आर सीइंग, जो हम दोनों स्टेट्स में जो नंबर्स बीजेपी के जो गिर गए, और उनका ये भी एक वार्निंग था क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल में इलेक्शन होने वाला है, तो अगर आपने कोर्स करेक्शन नहीं किया अभी तो यही हाल होगा असेंबली इलेक्शन में भी। इस पे आपका क्या राय है, दोनों सभा से भी और हृदय सर से भी जानना चाहती हूँ। हृदय, यूपी में आपको ऐसा कुछ दिख रहा था कि आरएसएस कैडर उसको नाराज दिखा? नाराज की बात की मैं पुष्टि जो मतलब मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसे रिकॉर्ड पे, लेकिन हाँ, निष्क्रियता की बात जरूर है। वो आरएसएस का काडर भी था, वो बीजेपी का काडर भी था, समर्थक भी थे जो हार्डलाइनर्स हैं, उनकी निष्क्रियता जरूर थी उसमें। और वो निष्क्रियता सिर्फ एक वजह से नहीं थी, वो निष्क्रियता इसलिए भी थी, उनके दिमाग में बात थी, अगर आप उनके साथ बैठो और जब वो खुल के बात करते हो तो फिर खुल के बात करते हैं कि सारे निर्णय आप ऊपर ले लेते हो और फिर हमसे कहते हो कि जिताओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, इस बारे में मैंने और आपने बात भी की थी जब हम इलाहाबाद में मिले थे। तो ये चीज है। दूसरी बात जो पूजा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस भी जानता है कि 80+48 ये पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर के राज्य हैं जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट भेजते हैं, यूपी के बाद महाराष्ट्र। तो 108 सीटें जो हैं उनमें से ज्यादातर सीटें पिछले 2 चुनाव में, मैं बात कर रहा हूं 14 और 19 की, वो बीजेपी के पक्ष में गई थी। तो अब जो यूपी से सिग्नल आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये किसी भी की भी सरकार रही हो, किसी में ज्यादा किसी में कम, जब स्टेट की मशीनरी आपके पास होती है तो एक एज आपके पास होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यूपी में अगर योगी सरकार न होती और समाजवादी सरकार होती तो शायद 4-6 सीटें, 8 सीटें और ज्यादा होती विपक्ष के पास। तो अगर लोकसभा चुनाव से, अगले लोकसभा चुनाव से पहले, और ये मैं बहुत ही जंपिंग द गन जिसे वो बात कर रहा हूं, अगर ये माना जाए कि इन राज्यों में सरकारें गड़बड़ाती हैं तो फिर उसका आगे भी असर पड़ेगा। तो इस लिहाज से डेफिनेटली, और आरएसएस भी ये जानता है कि चाहे उनके केंद्रीय नेतृत्व से कितनी भी परेशानी हो, लेकिन उन्हें एक दौर ऐसा भी है, उन्हें ये भी लगा और खुल के मानते रहे हैं कि दिस इज द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जो उनको आज इतना सम्मान मिला, इतनी जगह मिली और आरएसएस का इतना महत्व बढ़ा है। तो इस लड़ाई का जो अंत है, अगर ये लड़ाई हो रही है, वास्तव में हो रही है, तो फिर इसका अंत ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले दिनों में जो है फिर से उनके दुर्दिन शुरू हो जाएं। तो इन चीजों के बीच में एक गंभीर चिंतन चल रहा है। सबा आपको जोड़ना चाहिए। इलस्ट्रेट कर देती हूँ हाउ आरएसएस वाज मिसिंग। रिपोर्टर्स डायरी, सबा नकवी। आप लोगों को शायद खबर हो, मुझे मालूम हुआ इस बार कि उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी ने 4 जगह अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। मुझे नहीं पता था। अच्छा। लेकिन कि 4 सब हेडक्वार्टर्स, क्योंकि उन्होंने कहा अरे ये नई जगह है, हम लोग अभी आए हैं, अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट करेंगे। तो हम उनमें से 2 में पहुंचे। मैं पहुंची मेरठ, विच कवर्स द होल ऑफ वेस्ट। और इसलिए भूपेंद्र चौबे, क्योंकि मेरा एक इतिहास है कि पिछले चुनाव में मैं मुरादाबाद में मुझे भूपेंद्र चौधरी जो स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट है अभी भी वो मिले थे। उन्होंने मुझे इतना एक्यूरेट, बीजेपी के ऑफिस में मिले थे, एक्यूरेट असेसमेंट दिया, सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ। तो उनका, और इनके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। लेकिन फिर वही लोग चुके, फिर असेंबली में भी उन्होंने कहा था वो सीट जीतेंगे, वो सीट हारेंगे। उन्होंने हमेशा करेक्ट असेसमेंट दिया है। वेस्ट यूपी की बात करती हूँ, क्योंकि वो जाट है और वो वेस्ट यूपी के रहने वाले, संघ के भी साथ। लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं है। ऐसे चुनाव के बीच में ऐसी चीजें, अपॉइंटमेंट्स नहीं बन पाते हैं। आप निकलते हैं रोड पे, जो मिल जाता है कभी वो ही डायम हीरा होता है।
तो मेरठ के हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। एक शख्स थे, वो पत्रकार होते थे, और वहां उन्होंने बताया कि लोग अभी निकले हुए हैं, ज्यादा नहीं है। पूरा बहुत स्मार्ट ऑफिस, लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरा, उसके कमरे में 4-5 लोग, व्यूज, सब देखा ये सब। लेकिन मेरठ शहर में, क्योंकि वहां वो अरुण गोविल को डाला था, आरएसएस काम ही नहीं कर रहा था, संघ के लोग काम नहीं कर रहे थे। तो ये मेरठ में, क्योंकि वो ये कौन सा आदमी आ गया, क्यों हम काम करें, हमें क्या मिला है। दूसरी बात, सबसे मजेदार इनकाउंटर जिसने मुझे बताया कि आरएसएस इस चुनाव में काम नहीं कर रहा था, वो हुआ था, उसका मैंने फोटो भी लिया है। जब आप आगरा फतेहपुर सीकरी की सीट के तरफ निकलते हैं तो सबको दिख जाएगा, एक घर है राइट में, वहां बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है, एक्स एमएलए बीजेपी, नाम है फौजदार। एक्स एमएलए, जो लोग बोर्ड रोड पे है उनका मकान है, जो मेन आप फतेहपुर सीकरी की तरफ चल रहे हैं। तो कोई ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था टूरिज्म के अलावा। तो हमने कहा भाई ये गेट में जाके घंटी बजाते। तो एक शख्स निकले, उनके भाई, जैसे होता है कि भाई कुछ छोटे पेपर में काम करता है ये सब, उस खानदान के 4 लोग संघ के अलग अलग जगह में काम कर रहे थे। उन्होंने ईमान से बिल्कुल ट्रस्ट करके बताया, अब चुनाव खत्म हो गया, कि इस बार तो फरमान भी नहीं आया, मीटिंग कहाँ पे है। उन्होंने कहा हो सकता है अलीगढ़ भी हार जाए, अलीगढ़ नैरो लॉस था, हमें अभी तक बताया भी नहीं है क्या करना है, अभी तक तो पूरा इंतजाम हो जाता है, चाय पिलाई। तो ये सब बिल्कुल क्लियरली बहुत जगह पे संघ ने काम नहीं किया, क्योंकि संघ भी इंसान है। अब आप महाराष्ट्र की तरफ चलिए, महाराष्ट्र में साफ लोग बोलते हैं, हालांकि मेरा इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन जानकारों से जो पूछा है कि ये अजीत पवार और चौहान के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया। अब हमें बोला जा रहा है आप चुप हो जाइए और आप बैठिए। और बीजेपी का जो नेचर है वो कास्ट डायनामिक्स में भी एंटी मराठा, एकदम से उनको ये मराठा के बड़े बड़े लीडर को लाके, और अब अजीत पवार की पार्टी ने इतना बुरा किया। आपको लगता है बीजेपी के काडर ने उनके लिए काम भी किया? मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में एक तो पर्सनल भी हो गया था, क्योंकि वो दोनों जो पार्टीज है, एनसीपी और शिवसेना, पर्सनालिटी कल्ट पे चलती है, पवार जी और यहाँ पे ठाकरे जी, और आपने उनके फैमिली पे अटैक किया। तो उसका जो ग्राउंड पे उसका जो असर रहता है, बिकॉज द पार्टी वर्कर गेट्स, वो इतना ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट फैमिली है उन पे अटैक हो गया, हमको अभी वापस जवाब देना है। और हिंदुत्व की बात करें तो शिवसेना इज एज हिंदुत्व एज बीजेपी, इफ नॉट मोर, है ना। तो आप उनके खिलाफ क्या ही बोलेंगे ऑन ग्राउंड। वो जो एक आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हिंदुत्व, उसको वो तो काम ही नहीं कर रहा वहां पे, राइट। सीटों की संख्या से के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को इस बार अच्छा खासा झटका लगा है। और वहां पे कुछ आर्टिकल हमारे अखबारों में भी छपे, और कुछ लोगों से मेरी चर्चा जो हुई नॉर्मली सरसरी, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बातें कही जो ये बात हो रही थी कि कुछ संघ के लोग और भाजपा के लोग नहीं निकले, निष्क्रिय रहे। उसमें कई तरीके के कारण हो सकते हैं। बंगाल में ये बड़ा इशू है कि बंगाल में जो आज भाजपा आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक्स टीएमसी है, मोस्टली वो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो होता क्या है कि बंगाल का जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, जो उसमें बुराइयां रही हैं, वो सारी पार्टियों में है। तो अभी जब ये भाजपा पे ये लोग हावी हुए, तो ट्रेडिशनली जो भाजपा कर रहा था और आरएसएस कर रहा था लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ या आइसोलेटेड या इग्नोर्ड फील कर रहा था। तो ये बात बड़े पत्रकारों ने कही कि आरएसएस वालों ने विरोध नहीं किया, किसी को जाके बस ये बोला अरे भाई डाल दो कि जिसको वोट देना है, कोई पूछने भी आया तो बोल दिया, नहीं किया, मीटिंग्स में नहीं जाना है, कुछ बहाना बना दिया। तो ये वहां पर भी हुआ। दूसरी चीज मुझे जो लग रही है चीज यूपी वाले मसले में, कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इवन जब लेफ्ट को बड़ी हार मिली थी कुछ साल पहले, और अब भाजपा में जो हो रहा है, तो एक हमारे पॉलिटिकल कल्चर में बड़ी समस्या है कि ठीक है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गुटबंदी हो सकती है पार्टी में, आपने सीटों का बंटवारा नहीं किया, गलत टिकट आपने दे दिया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पार्टियों को इसमें बात करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए कि हमारी नीतियां गलत हो सकती हैं, हमारे काम करने के तौर तरीके गलत हो सकते हैं, और शायद हमने जो वादे किए उन वादों को हम लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इस वजह से भी जनता नाराज होती है और वोट नहीं देती है।
ये बात हमको मानना चाहिए, और नहीं तो हमको ये भी मानना चाहिए कि पिछले 70 साल में फिर हम वही हैं, जाति हैं, धर्म है, पैसा दे दिया आप। और सबसे बड़ी चीज़, एक महत्वपूर्ण बात है, उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है, अल्टरनेटिव मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। जब 3 चरण के चुनाव बाकी थे तो चुनाव आयोग ने कहा था कि करीब 10,000 करोड़ रुपए के सोने, चांदी, गहने, नशीले पदार्थ, शराब, कपड़े जब्त हुए। और अगर आप किसी से पूछेंगे एक्साइज वालों से तो वो बताते हैं कि 10-12% रिकवरी होती है, बाकी मार्केट में चला जाता है। तो इस हिसाब से कम 80,000 करोड़ रुपया चला गया है। और आप बाकी चरण ले लें तो 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स, अफीम, दारू, सोना, चांदी इस लोकतंत्र में बांटा जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत दिनों से जो पॉलिटिकल पार्टियां एनालिसिस करती हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने एक फार्मूला बना लिया है और कहीं होते होते हम कहीं लेजी एनालिसिस के शिकार हो रहे हैं। मतलब पार्टियां भी और पार्टियां, मुझे लगता है कि लेजी एनालिसिस जल्दी नहीं करते, उनको पता होता है, भले वो उनकी मजबूरी को कहते नहीं, लेकिन जर्नलिस्टों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ज्यादातर जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेज ये काम कर रहे हैं और करते हैं लंबे समय से। इसीलिए आप देखिए कि आधे से ज्यादा प्रेडिक्शंस इनके गलत निकलते हैं। आधे से ज्यादा मैं क्या कहूँ, 90% मान लीजिए आप, प्रेडिक्शन गलत निकलेंगे, एग्जिट पोल गलत निकलेंगे, प्री पोल गलत निकलेंगे, ये सब चीजें। और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जो हृदय कह रहे थे ना कि मीडिया को भी बहुत सारी चीजों में अपने अंदर झांकने की, देखने की जरूरत है। आरएसएस वाली बात से मुझे एक चीज हृदय और पूजा, आप लोगों को मेरे दिमाग में आई है, मैं उसको जोड़ना चाह रहा था कि आरएसएस काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये एक पहलू है कि, लेकिन आप शुद्ध प्योर अगर अरिथमेटिक नंबर्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वोट में कोई ऐसी गिरावट तो दिख नहीं रही है। 1% के आसपास ही गिरावट है 2019, 1.5-2%। सीट वाइज जरूर कहीं कहीं बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, कि जैसे किसी सीट पे जहां 54%, 55% या कहीं 60% पहुंच गई थी, वहां पे गिरी। तो ये नंबर्स में उस तरह का ओवरऑल तो कुछ गिरावट दिख नहीं रही, 1%, 1.5% का जो गिरावट है। तो फिर हम ये काडर का कितना काम किया आरएसएस ने, नहीं किया, ये कितना रेलेवेंट रह जाता है अगर आप वोट परसेंट मसला ये है कि आप नया वोट नहीं जोड़ पाए या दूसरी पार्टी ने आपको ओवरकम कर दिया। इसमें थोड़ा सा हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा। उनके वोट में गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने दूसरे राज्यों में वोट गेन किया है ना। तो अगर उनका वोट लगभग उतना ही दिखाई दे रहा है आप, और उसे आप ओवरऑल इंडिया की टैली में देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश की टैली में भी बात करें, पर एग्जैक्टली यूपी में देखेंगे तो वोट में भी गिरावट आई है 4-5%। इस तरह से उनका जो वोट शेयर है बढ़ गया है। ऑल 5 सदर्न स्टेट्स आप देखेंगे तो इंक्लूडिंग तमिलनाडु और केरला, जहाँ पे उनका वोट शेयर बढ़ा है, डबल डिजिट में है पहली बार। तो ये सब आप लार्जर पिक्चर देखोगे, ओवरऑल वोट शेयर देखोगे तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, पर हाँ उनका जो कोर स्ट्रेंथ था वहां पे तो प्रॉब्लम है। हृदय, आप कुछ कहते हैं? तो अभी मैंने पूजा को सुना तो मैं वही बात बता रहा था कि ओवरऑल अगर हम वोट को देखते हैं तो उसके हमें ऐसा लगता है कि वोट शेयर में गिरावट उनके नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे, और जैसा प्रकाश ने भी इशारा किया, तो उनके यूपी में बहुत स्ट्रेटेजिकली विपक्ष ने लड़ाई लड़ी, उनके वोट शेयर गिरा। 5 सीटें जो अयोध्या रीजन की थी, 9 में से 5 सीटें वो लोग हारे, जो कि बहुत बड़ी हार थी। और जो क्लोज सीटें थी वो सारी हारे। तो इसको देखते हुए वेस्टर्न यूपी में उन्हें झटका लगा और ईस्टर्न यूपी में उन्हें झटका लगा। तो ये एक जरूर था कि उनकी बड़ी हार हुई है। लेकिन हाँ, क्योंकि हर बार उनके पास एक स्टेट होता है गेन करने के लिए बीजेपी के पास, और वो उनकी निरंतर स्ट्रेटेजी का फल है जो उन्हें मिल रहा है। जैसे पहले बाकी राज्यों को छोड़ दिया जाए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो ये उनके राज्य हैं जहां से उन्हें सीटें आती हैं, तो 2019 में उन्हें बंगाल एक ऐसा राज्य मिल गया था जिससे वो कंपेंसेट कर पाए जो भी नुकसान हुआ था। उसके बाद इस बार उड़ीसा राज्य मिल गया, जिसने काफी हद तक कंपेंसेट किया, और बाकी जगह उनको हार नहीं मिली, कई जगह जैसी साउथ में बहुत गेन हुआ। तो ये चीजें ठीक बात है। प्रकाश, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, इसमें बस यही है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है देखना, मतलब अगर आप ऑपोजिशन के गेन को देख रहे हैं, भाजपा अगर लूज कर रही है तो ऑपोजिशन गेन कर रहा है, लेकिन क्या ऑपोजिशन अपने इस गेन को, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कि भाई दिल्ली में गठबंधन नहीं रहेगा, और जगहों पे भी कुछ कुछ इस तरीके की बातें आई, कहीं तो गठबंधन हुआ भी नहीं पिछले इलेक्शन में भी। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट घटने बढ़ने वाली जो बात चल रही है,
तो ये विपक्ष को जो गेन है वो गेन कितना सस्टेनेबल है। हाँ ठीक बात है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बहुत लूज बॉन्डेड लगता है ना ये पूरा का पूरा, बहुत स्ट्रॉन्ग। और इनफैक्ट नवीन पटनायक ने उड़ीसा में शैडो कैबिनेट बना दिया, लेकिन संसद में वो विपक्ष अभी तक उस तरीके का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। ठीक बात। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे जो कि कर्नाटक के कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन का, और फिर बाद में उसको होल्ड पर रख दिया। तो सबसे पहले मैं पूजा आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये जो मसला है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी, तो कई बार ये होता है कि परसेप्शन वाइज लोगों को मैसेजिंग देने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए, तो सरकारें इस तरह के काम कर लेती हैं, जबकि उनको मालूम है कि इसकी लीगल स्टैंडिंग बहुत कमज़ोर रहती है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या इस तरह का सेंटिमेंट, उस तरह की चीज़ें बहुत मजबूत हैं, जो कि हम देखते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में बहुत हुई है, शिवसेना ने बहुत की है कि स्थानीय लोगों के नौकरियों पर का हिस्सा, वो चीज़ कर्नाटक में उतना स्ट्रांग है कि लोगों के अंदर एक कॉमन सेंटिमेंट बन जाए, दिखे कि बाहरी लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं, बाहरी लोग आके नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, हमें कम नौकरियां मिल रही हैं। ये सेंटिमेंट वहाँ पर है। या एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला तो ही है कि आप अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रोजगार का वादा होता है कि आप रोजगार देंगे, और वो रोजगार असल में होता नहीं है उतना। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ गई, सरकारों के पास ऐसे भी बहुत कम हो गई हैं नौकरियां। तो इस सब मिला के सिद्धारमैया की जो ये पूरी स्ट्रेटजी थी, या ये कांग्रेस सरकार ने, ये केवल और केवल क्या इसमें थिएट्रिक्स ज़्यादा था, या वास्तव में वो बहुत ईमानदारी से इसमें कुछ करना चाह रहे थे? देखिए, फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी ऐसी कोशिश या ऐसी चर्चा हमने देखा है कर्नाटका में। और सिद्धरामैया पर्सनली जो है वो प्रो कन्नड़ा रहे हैं, अभी नहीं 40-50 साल से। पर कर्नाटका में क्या है, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की या तमिलनाडु में भी, जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, बहुत लोगों ने समर्थन दिया है। जब मैंने जो इंटरव्यूज किया है, हमारे जो वीडियोस है, आप अगर कमेंट्स देखोगे तो बहुत लोगों ने समर्थन किया है कि ये जरूरी है, क्योंकि वो एक सेंटिमेंट है अभी, क्योंकि बैंगलोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। लोकल्स में वो एक है कि अब हमारी सिटी हमारी नहीं रही, लैंग्वेज हो सकता है, डेमोग्राफिक्स जो चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। पर क्या ये पॉलिटिकल हो सकता है, उस पे मुझे बहुत शक है, क्योंकि अभी तक मुद्दा नहीं बन पाया। लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स हैज नेवर बीन एन इलेक्टोरल कैंपेन इन कर्नाटक। आप देखोगे जो भी समर्थन कर रहे हैं ना, उसमें जेडीएस सपोर्टर्स भी है, बीजेपी सपोर्टर्स भी है, पर जब इलेक्शन की बात आती है वो सिर्फ कास्ट पे, पार्टी लाइंस पे ही वोट करेंगे। इसीलिए अभी ये लेकर आए जो प्रस्ताव है, कोई इलेक्शन नहीं है, ना स्टेट इलेक्शन है, ना सेंट्रल इलेक्शन है, तो अब क्यों लेकर इस बारे में अभी क्यों बात किया जा रहा है? तो हमारा मानना ये है कि आपने अगर ट्रैक किया है तो मूडा स्कैम हो गया, जो सिद्धरामैया के फैमिली के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का एक आरोप है, साइट स्कैम जो है वो हो गया, 2-3 वक्फ स्कैम हो गया, फिर वो वाल्मीकि स्कैम हो गया, 2-3 बड़े बड़े अभी स्कैम्स निकले हैं। और फर्स्ट असेंबली सेशन जो आ रहा है अभी अगले 3-4 दिनों में, उसको भी संभालना पड़ेगा उनको। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लेकर आए, क्योंकि एक ट्रिकी मामला है, कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं करेगा, ना जेडीएस वाले बोल सकते, विपक्ष को चेकमेट करने का एक ट्राई था, एक अटेम्प्ट था, पर वो बैकफायर हुआ अगर देखोगे तो। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो फिर भी किरण मजूमदार शाह, जो कांग्रेस को फिर भी फंड करती थी या उनके समर्थन में उन्होंने बात किया है इससे पहले, वो भी आके उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो हाँ, लोकली देयर हैज बीन, आप अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत चर्चा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्लैरिटी नहीं है। आप अगर देखोगे अतुल, मैंने मिनिस्टर से ये पूछने की कोशिश की, आप लोकल को डिस्क्राइब कैसे कर रहे? कन्नडिगा लोकल है, या जो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, यहाँ की जो जिनकी पैदाइश है वो कन्नडिगा है, कैसे लोकल को कैसे डिफाइन करे? क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ लोगों को जो यहाँ के हैं, जनरेशन से यहाँ पे रहते हैं, पर कन्नड़ा बात करते नहीं है। और आपको ये भी देखना होगा,
कर्नाटका जो स्टेट है, कोस्टल कर्नाटका, वहां पे तुलु बात करते हैं, बेरी बात करते हैं, कोडावा, कोंकणी बात करते हैं। हाँ। वो तो क्या वो कन्नडिगास है, वो लोकल्स है? तो ऐसे बहुत सवाल उठे, इस पे मैंने पूछा भी, पर उन्होंने बोला आप ज्यादा डिटेल में घुस रहे हो, आप इसका जो स्पिरिट है वो नहीं समझ रहे। तो उनको भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से कोशिश किया, जो बैकफायर हुआ मेरे हिसाब से। तो वापस लेने के पीछे ये कैलकुलेशन था या लीगल उसमें होना था? किन परिस्थितियों में अचानक से इसको होल्ड पर क्यों डाला उन्होंने? ये एकदम सडन, आपने देखा तो इस बारे में कोई मतलब बज़ भी नहीं था कि ऐसा कुछ प्लान है। एकदम से कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेकर आए और क्लियर भी किया, और जैसे बैकलैश देखा मैंने, जैसा बोला किरण माजुमदार शाह, काफी बैकलैश तो हुआ। हाँ, वो राइट लीनिंग है अभी, पर किरण ने आके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके पर्सनली मैसेजेस दिया, पेटिशन दिया, वो जो बैकलैश था वो काफी सीरियस हो गया। एंड इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे तो बहुत डिफेंसिव दिखते हैं जो मिनिस्टर संतोष लाड है, बाकी भी, क्योंकि उनका जो स्पिरिट था वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, पर इम्प्लीमेंटेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो उनको लगा कि अभी होल्ड पे रखना बेटर है। ठीक बात। प्रकाश, इसमें ये जो पूरी आइडेंटिटी की इस तरह की पॉलिटिक्स है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये बार बार मुझे लगता है कि इसको एक हथकंडे की तरह से बना लिया गया कि कभी मराठा आरक्षण दे दो, फिर कोर्ट उसको गिरा देगा। ये सिर्फ आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स में पिछले कई चुनावों से सिर्फ मुद्दा ही यही है कि अमेरिका में रोजगार नहीं बन रहा है, बंद हो रही हैं फैक्ट्रियां, और सारा नौकरी जो है मैक्सिको जा रहा है, चाइना जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। तो एक तो ये है। असली बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में दुनिया भर में, भारत में भी, जो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, किसी भी इकोनॉमिक्स गूगल कर ले कोई, वो उसे पता चल जाएगा कि जो हमारा ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट जो होती थी वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती थी, लेकिन न्यू लिबरल फेज में उसका शेयर कमा है और निजी क्षेत्र का ऊपर गया है। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होती थी तो वो सोशल जस्टिस का ध्यान रखती थी, वो स्पेशल भर्ती भी निकाल सकती थी, और उसका पे स्केल, उसकी बाकी चीज़ें, वो एक डिग्निटी रहती थी उसमें। और वहाँ पे वर्कर्स को, वहाँ पे जो स्टाफ होता था उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर भी रहता था, यूनियन बाजी होती थी और तमाम चीज़ें। निजी सेक्टर में वो नहीं है। तो अभी स्थिति यह है कि रोजगार जब एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है, चैलेंज के सामने है, तो जैसे कहा होता है ना कि जो मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में है कि आप पार्टी बदल सकते हैं, आप पॉलिसी नहीं बदल सकते। और चाइना के बारे में जैसे कहा जाता है कि आप पार्टी नहीं बदल सकते, आप पॉलिसी बदल सकते हैं। तो हमारे साथ हादसा ये हो गया है कि आप इस पार्टी की सरकार है चाहे उस पार्टी की। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की सरकार ने ये लाया 2000। हमारे यहाँ संकट ये हो गया कि आप पार्टी भी बदल सकते हैं और पॉलिसी भी बदल सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पॉलिसी वही रहेगा, पॉलिसी सबकी वही है। जगन रेड्डी ले आए आंध्र प्रदेश में, मनोहर खट्टर ले आए हरियाणा में, झारखंड में सोरेन ले आए, सोरेन 2 ले आए, एक प्राइवेट सेक्टर के लिए लाए। यहाँ पे और वहाँ पे ये भी कहा गया कि 30,000 और 40,000 तक की नौकरी। देखिए, मतलब हमारी सरकारों की दूरदर्शिता देखिए कि जब ये वेतन के बारे में सोच रहे हैं किसी का कल्याण करने के लिए, तो 30,000 तक जाके ये टें बोल जा रहे हैं, और ये सारा मसला फंस गया सुप्रीम कोर्ट में आके। पहली चीज तो एक तो ये चीज है कि आप एक्चुअली लोगों को बरगला रहे हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में आप पेपर लीक करा के, ये पेपर लीक सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति, स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि पेपर लीक करा दो, परीक्षा स्थगित करा दो, टाइम आगे बढ़ा दो ताकि नौकरी ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि जहां पर रिजल्ट निकल गया और जहां पे आपने वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, लेटर भेज दिया, ज्वाइनिंग लेटर, उसके बावजूद क्यों ज्वाइनिंग नहीं हुई बहुत जगहों में, इंक्लूडिंग रेलवे? 3 साल तक ज्वाइनिंग नहीं हुई जहां परीक्षा हो गई। दूसरी तरफ आप मिलिट्री में आपने एक ऐसी स्कीम ले आई जिसके बारे में आप खुद 4 बार संशोधन कर चुके। तो स्टोरी ये है कि पार्टी ये हो चाहे पार्टी वो,
ये सब एक, अभी जैसे बिहार में एक बड़ी अच्छी बात है, आप जो बात कह रहे हैं मुझे उससे पाकिस्तान वाले वो अम्मा की याद आ गई, सब मिले हुए हैं सब मिले हुए हैं, लेकिन सभ्य आदमी है तो गाली गलौज नहीं कर सकते ना, लेकिन कायदे से उसी जो बात अभी रे साहब कह रहे हैं, मैं इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूं कि ये बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। हाँ। मैं इतना भरोसे से नहीं जानता कि हर बार इसीलिए किया जा रहा है, लेकिन जो बात इन्होंने कही उसका एनेक्डोटल प्रूफ मेरे घर में है। हाँ। कि स्टेट पीसीएस पास करने के बाद 4-5 महीने लग रहे हैं और उसके कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और बहुत सारी जगह इसको एक प्लॉजिबल रीजन माना जा सकता है कि ऐसा हाँ हो सकता है, क्योंकि नौकरियां सरकार कहती है खजाना खाली है, उसके पास नौकरियां नहीं है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विकट स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां हमारी जनसंख्या जो है वो अब 1400-1500 मिलियन पहुंच गई, 150 करोड़ 140 करोड़ तो पार कर ही चुके हैं, और उसमें यूथ जो है वो 30% 35% से ज्यादा है, और जो बेरोजगार यूथ है उसकी तो कोई उम्र ही नहीं है, 40 साल का आदमी भी बेरोजगार है, और ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और हमने इस बारे में बात नहीं की और शायद वक्त नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं कि आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस तरह का माहौल बना रहे हो कि उनका रोजगार खत्म हो, उनको उनसे लोग खरीदारी करें धर्म के आधार पर या दूसरे वजहों से, तो ये एक बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है इसी कि के साथ एक क्यूमुलेटिव जो एक कंपाउंडिंग प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। और इसी के साथ ये हो रहा है कि सरकारें एक तो इस तरीके के शिगुफे छोड़ रही हैं, दूसरी तरफ वो क्या कर रही हैं कि 500 से लेके 1000-2000 रुपए तक का ये वजीफा बांटने का शुरू किया है, जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। तो मैं लाडली बहना हर जगह, लेकिन मैं इन नीतियों का विरोधी नहीं हूं। मैं 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसका भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक चीज समझना चाहिए हमारे नीति निर्धारकों को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, कि ये तात्कालिक चीजें हैं। अभी आपके पास पैसा नहीं है, चलो भाई सरकार आपके पीछे खड़ी है, कोरोना आ गया सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई और दिक्कत है सरकार आपके साथ खड़ी है, खाना नहीं मिल रहा, पोषण जरूरी है, ये फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट हमने लगा दिया। लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी का रिप्लेसमेंट नहीं हासिल कर सकते हैं। एक तो ये खतरा है। दूसरी तरफ मुझे जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेके एक समझदारी नहीं बन पाई है अभी तक। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में जितनी महिलाएं काम करती हैं उनका 45% सिर्फ एक स्टेट से आता है, महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, विमेन वर्कफोर्स की, और वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु इंजीनियरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, केरल नर्सों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और कई वर्षों से हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकारें इस तरीके की फालतूगिरी करने के बजाय वो और मैं नहीं कह रहा हूँ, आईएलओ की अभी रिपोर्ट आई है बेरोजगारी वाली और स्किल गैप का। अभी अदानी ग्रुप ने कहा कि भाई चाइना के इंजीनियरों को वीजा दो, हमारा बंद हो रहा है सोलर प्लांट वगैरह। और अभी फाइनेंशियल सेक्टर में आया कि फाइनेंशियल सर्विस में लाखों नौकरियां हैं लेकिन आदमी नहीं है। इंजीनियर्स के लिए कंपनियां कह रही हैं कि हम किसको हायर करें, हर्ष गोयन का ट्विटर पे लिख चुके हैं कि, तो मेरा ये कहना है कि आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट आप इसको करिए और मान के चलिए कि 10 साल 15 साल ऐसे ही स्थिति रहेगी। फिर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जब संतोष लाल जो लेबर मिनिस्टर है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम एग्जेम्पशन देंगे अगर कोई प्रूव कर सकता है कि हम लोकल को किसी पोजीशन में हायर नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम एग्जेम्पशन देंगे, पर 3 साल तक एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करेंगे जहाँ पे लोकल्स को, कन्नडिगास को हम ट्रेन कर सके ताकि वो काबिल बने, उसके लायक बन जाए में काम करने की। राइट। मेरा सवाल ये था कि ये वैसे भी कर सकते ना, ये जो आप जो लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बिना भी हो सकता था। बिल्कुल ठीक बात, कर ही सकते, कौन रोक रहा? राइट। और ये नियत की बात है ना कि आप अगर अच्छी नियत से कर रहे हो तो बिना इस तरह का हथकंडा अपनाए भी आप कर ही सकते हैं। राइट। मैं इसमें एक चीज़ बस आखिरी में जोड़ते हुए और फिर एक कमेंट सबका चाहूँगा चर्चा को रोकने से पहले, वो ये कि हृदय ने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जिक्र किया। पिछले 2 हफ्तों में हमारे सामने 2 तस्वीरें आई, एक गुजरात से आई जिसमें बड़ी संख्या में लड़के लाइन लगाए और एक रेलिंग से गिर रहे थे, और दूसरा बॉम्बे से आई जो एयर इंडिया की नौकरी के लिए करीब 40-50 हज़ार लड़के अचानक से भीड़ लगा के आ गए। तो एक तरफ ये स्थिति है रोजगार की, और फिर दूसरी तरफ एक डिक्टाट आता है जिसमें
सीधा सीधा मोटिव ये होता है जो मैं शुरुआत में बात कही कि सावन आते ही कुछ लोगों की इस देश में मौज आ जाती है और अचानक से फिर वो मांस की दुकानें आप बंद कर दीजिए, मांस मत बेचिए, फल की दुकानों पे आप अपने नाम लगा लीजिए, फल मत बेचिए, सड़क के किनारे से हटा के इसको गलियों में शिफ्ट करिए, ये सारी चीज़ें, ये डिक्टेट, ये किसको सीधे सीधे असर करता है? ये उन लोगों को सीधे सीधे बेरोजगार करने की बात है। एक तो आपके पास नौकरियां नहीं हैं, एक नौकरी के लिए 50 लोग लाइन लगाए पड़े हैं। दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो आपके लिए सबसे कम सरदर्द हैं, जो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको बेरोजगार करने के लिए ये सब हथकंडे आपके पास हैं कि इनको नौकरी मत दो, इनकी दुकान पर लिखो कि तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, और ये उनकी कमाई भी बहुत न्यूनतम है। न्यूनतम में मतलब वो इतनी कम चीज, मतलब वो मैं वही समझता हूँ कि इस देश में लोग इतने कम में बिना कोई उम्मीद किए सरकारों से और अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और उनके लिए तुम्हारे अंदर इतनी मतलब अदूरदर्शिता कहें, दृष्टि का अभाव कहें, जाहिलियत कहें, उनके लिए तुम 1 मिनट में इस तरह के फरमान जारी कर देते हो। हृदय, आप उस शुरुआत में इस बात में कुछ जोड़ना चाह रहे थे, इस पर एक एक कमेंट आप सब लोगों का, और फिर मैं इस बात हम चर्चा को रोकें। हाँ, आपकी बात का मैंने जिक्र किया और मैं यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ मुस्लिम ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन हम ये देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उसमें मुस्लिम समुदाय बहुत स्पष्ट, और कोरोना में भी ये साफ दिखा था। हाँ। ये कि उन लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो था वो स्पष्ट झलक के आया था, चाहे वो खाने पीने के कारोबार से, फलों के कारोबार से, सब्जियों के कारोबार से, मीट के कारोबार से लेकर वो एक और शिल्प से लेकर उनके साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक एज उनके पास है, और वो एक उनकी रवायत समझिए या जो भी है। लेकिन अब ये दो चीज की प्रॉब्लम है। एक तो हम प्रॉब्लम इसको एम्प्लॉयमेंट के तौर पर देख रहे हैं, दूसरी ये कि कब तक हम इस राजनीति को इसी जगह पर टिका के रखेंगे, और क्या अभी की राजनीतिक परिस्थिति जो हमने पहले सेगमेंट में सबने जिक्र की, क्या ये हम फिर वहीं पर पीछे खींचने जा रहे हैं? अगर आप पूर्ववर्ती पार्टियों के अपीजमेंट का विरोध भी करना चाहते हैं तो देयर इज प्रोग्रेसिव वे ऑफ डूइंग दैट, उसका एक करने का एक बेहतर तरीका। और दूसरा, आप इस और ये बहुत ही डार्क और जिसे कह रहा हूं मैं वो है, सच है कि आप इस मामले में भी सच्चे नहीं है। कल आपको कोई दूसरा तरीका मिलेगा जिससे वोट बढ़ रहे होंगे तो आप फिर उसे बदल देंगे। तो ये चीज देखते हुए, जो मेरे से ठीक पहले प्रकाश ने जो बात कही थी कि हम जो इस वक्त की कठिन परिस्थिति है, जो बहुत खतरनाक स्थिति है रोजगार को लेकर, उस पर ध्यान देने के लिए एक लंबी प्रोग्रेसिव सोच आपको बनाने की जरूरत है। आप ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो बह रही है, जो नुकसान हो रही है, लेकिन आप कारखानों को बढ़ाने के लिए एक सस्टेनेबल, आप ये भी कहते हैं कि हम कोयले को बंद करेंगे तो कितना रोजगार खत्म होगा, तो उसकी जगह हम जस्ट ट्रांजिशन या जो भी है वो क्या लाएंगे। बहुत लंबा सोचने की जरूरत है सरकारों को। उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती है रोजगार को लेकर, वो समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे रोजगार जो है वो अभी की परिस्थितियां जो बन रही है ग्लोबल वार्मिंग के साथ, उसके साथ खत्म होने वाले हैं। तो आपको स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा इन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, और जो आ रही है नई वेव अनएम्प्लॉयमेंट की, उसकी तो बात ही मैं अभी नहीं कर। ठीक बात। पूजा, प्रॉब्लम ये है कि आप जहां पे भी देखो, कर्नाटका सरकार या यूनियन गवर्नमेंट, सबको अपना जो काम रहता है ना, जो उनका जो बेसिक काम है वो छोड़कर बाकी सब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उनका काम है, उनको इलेक्ट किया गया लोगों का लाइफ बेटर करने के लिए, लोगों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए। वो करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो छोड़ के बाकी जो शॉर्टकट जो तरीका रहता है ना, वो करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओवरऑल आप कोई भी सरकार देखोगे तो वही प्रॉब्लम है। इस पर वो गुलाल वाला वो पंक्ति याद आ गई कि इस देश ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। तो एक तो ये है। देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें सबसे वाहियात पहलू जो है वो ये है कि मान लीजिए कोई राइट विंग का कोई आतंकी होता और वो इस तरीके का मुहिम छेड़ता कि भाई ठेला नहीं लगाने देंगे, या नाम लिखो, किसी का धर्म भ्रष्ट मत करो, तो 1 मिनट के लिए आप बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए क्योंकि ये चीज आप कई सालों से होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये शासन के उच्च अधिकारी ये कर रहे हैं, पहली चीज। और अगर ये यूपी गवर्नमेंट का ये है, समझदारी है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की समझदारी, तो पूरे देश में लागू करो फिर। और हर पर्व त्योहार में क्या, यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई पर्व त्योहार ही रहता है। हाँ। तो आप हर त्योहार में करिए, आप रोड पे लोगों को कहिए कि भाई लटका के चलो। जबकि उसी उत्तर प्रदेश में, और अभी जो ये मोटर कानून आया है
मोटर व्हीकल कानून, कि अगर आपने अपने उस पे गाड़ी पे चिपका दिया कि आप क्षत्रिय हैं, यादव हैं, कुछ हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपका फाइन लगेगा, 10,000 रुपये चालान होगा। और एक तरफ आप कह रहे हो कि पट्टी लगाओ। पहली चीज देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ूंगा कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप बेरोजगार हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, एक मान लीजिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हमारा एक जीवन का स्तर रहेगा, नीचा रहेगा, वो सब अपनी जगह उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सभ्य समाज का जो बेसिक मिनिमम पैरामीटर ये है कि इंसान की, चाहे वो गरीब है, अमीर है, इस धर्म का है, उस जात का है, इसका है, उसका है, उसकी एक मिनिमम इंसान के रूप में जो डिग्निटी है वो उसको सम्मान देना चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। और यह शासन, अफसोस की बात है कि अपने आप को संवैधानिक गणतंत्र कहने वाला देश इसमें फेल हो रहा है, विफल रहा है। चर्चा के आखिरी में मैं बस हृदय ने जो बात कही थी उस बात में मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वो चाहे ट्रेडिशनली एक परंपरा रही है कि मुस्लिम समुदाय सेल्फ एम्प्लॉयड है बहुत सारा उत्तर प्रदेश, हमारे खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों में, पर मुझे लगता है कि ये एक परिस्थितियों से पैदा हुआ सच भी है, क्योंकि परिस्थितिजन्य भी है। हाँ, क्योंकि बंटवारे के बाद जिस तरह के, और मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, आप दो इस देश में कमीशन बने, सच्चर आयोग की और रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये लोगों की रिपोर्टें बताती हैं कि कितनी ख़राब स्थिति है नौकरियों में, सरकार के संरक्षण में, चाहे वो पढ़ाई से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, तमाम उस पे पैरामीटर्स पे मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे खड़ा है। मतलब दलितों और मुस्लिमों में इस बात की कंपटीशन लग सकती है कि सबसे पीछे कौन खड़ा है। तो वो भी एक वजह रही कि 50, 60, 70 साल में आज़ादी के उन लोगों ने अपने जीवन आजीविका के एक रास्ते तलाश लिए हैं और वो उस पर काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं और उसमें काफ़ी कंफर्ट भी हैं। तो अब जो हो रहा है वो उस कंफर्ट को तोड़ने की, वो एक बने हुए ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी एक बड़ा प्रयास है, और वो इसके बहुत मतलब कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। इफेक्ट किस तरह का होगा हम आकलन, अटकलबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को कोई बहुत क्लियर प्रेडिक्शन नहीं दिया सकता किस रूप में आएंगे। बेरोजगारी मतलब एक सोशल ताने बाने के बिखरने के रूप में, अपराध के बढ़ने के रूप में, बहुत सारे रूपों में आ सकते हैं। तो वो एक तरीका है उसका है। हाँ पूजा, आप आखिर चीज जोड़ना चाहती हूँ इसमें। कर्नाटका में ये कोशिश किया गया था 2-3 साल पहले, इकोनॉमिक बॉयकॉट जो देख रहे हैं हम। हाँ, थैंकफुली यहाँ पे वो चला नहीं। कोस्टल कर्नाटका जो हम मतलब लैब बोलते हैं हिंदुत्व का, वहाँ पे मंदिरों के बाहर उनको बॉयकॉट करना, उनका जो खाना पीना है उसको बॉयकॉट करना, वो सब कोशिश किया था। पर क्या है कि इतने सालों से वो इतना इंटेग्रल पार्ट हो चुके हैं वो लोग। ऑब्वियसली मंदिर के बाहर जो वो बेचते, वो एकदम से लोग नहीं चेंज कर सकते वो जो मेंटालिटी है। तो एक सिल्वर लाइनिंग जो बोल सकते हैं ये है कि यहाँ पे वो फेल हो चुका है अभी। तो ठीक बात है, बाकी जगह पे भी ऐसे ही होगा। राइट। तो आज की चर्चा को हम यहाँ पर रोकेंगे, उससे पहले रिकमेंडेशन जल्दी से पूरा करेंगे। हृदय को कहीं जाना भी है। हृदय, सबसे पहले आप ही से रिकमेंडेशन ले लेते हैं। तो मैं अभी आपसे पिछले कुछ वक्त से मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन एक किताब मैंने पढ़नी अभी शुरू की और लगभग आधी से ज्यादा खत्म कर दी है। वो हमारी पूर्व सहयोगी प्रियदर्शन की लिखी हुई निबंधों का एक संग्रह है, और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, खासतौर से जो युवतर पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है, उसके लिए जो हिंदुस्तान हम बना रहे हैं। वो उन्होंने पिछले कई सालों में, पिछले शायद करीब 10 सालों में लिखे हुए उनके एसेज हैं, उनका कलेक्शन है, और वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। मैं उसका प्रशांत को लिंक भेजूंगा तो वो शेयर कर सकें। तो वो इस मायने में इंपॉर्टेंट है उनके पढ़ने के लिए कि अभी हम जो कई तरीके से एक चीज को देख सकते हैं और उसको देखकर फैसला खुद ले सकते हैं, तो उस लिहाज से एक क्रिटिकल एसेज हैं। तो उनका कलेक्शन जो हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, इस नाम से ये पुस्तक मैं आज रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक बात। पूजा, आप क्या रिकमेंड करेंगे? 2 बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगी, थोड़ा हैवी है पर आई थिंक इट इज वेरी रेलेवेंट आज के तारीख में। एक है द 16 स्टॉर्मी डेज। हाँ, त्रिपुर दमन सिंह की। हाँ, पुरानी बुक है, 4-5 साल पहले रिलीज हुआ था, पर आई थिंक अभी जो हमने देखा जो पार्लियामेंट में हुआ, उस बैकड्रॉप में सबको पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए कैसे जो अभी तक हमने जो देखा, फर्स्ट अमेंडमेंट कैसे लेकर आए थे, जो डिस्कशंस हुए थे, जो सर्कमस्टांसेस, उस पे एक इंटरेस्टिंग ये मिलता है, पर्सपेक्टिव मिलता है। सेकंड बुक है इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या संविधान हत्या दिवस। तो उस बैकड्रॉप में ये अरविंद नारायण जो हमारे बैंगलोर की लॉयर है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ग्राउंड पे। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने खुद जो देखा है, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया। ये 2 बुक्स है। और एक प्लग करना चाहती हूँ इन गाइज ऑफ रिकमेंडेशन, हमारा जो न्यूज मिनट में हम जो शो करते हैं, मैं हर हफ्ते एक एक्सप्लेनर शो करती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, तो वो भी देख लीजिएगा।
जो मुद्दा होता है, सबसे हॉट टॉपिक होता है, उसको थोड़ा डीप जाके उस पे एक एक्सप्लेनर शो करती हूँ। इट्स कॉल्ड लेट मी एक्सप्लेन, और फ्राइडे को रिलीज होता है वो। ठीक बात। प्रकाश, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो एक कभी किताब पढ़ रहा हूँ दोबारे, उसको तिबारे, इनफैक्ट यूरोप बर्बाद हो रहा है, तो 1945 से 2000 तक का जो यूरोप था जिसको हम बड़ी हसरत से देखते थे, उसके बारे में टोनी जूड की किताब है, काफ़ी फेमस किताब है। अच्छा। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन मैं करूँगा। पहले तो मैं उस फिल्म को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल था। महाराजा फिल्म आई है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, नेटफ्लिक्स पे। तो फिल्म स्टडीज़ का स्टूडेंट होने के नाते मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है कि कहानी क्या है, इंटरेस्ट इसमें रहता है कि कहानी कही कैसे गई। और पहले तो मैं थोड़ा 5-7 मिनट देखा, मैंने कहा ये क्या मैं कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा चलो विजय सेतुपति की 50वीं फिल्म है, उसकी पहली फिल्म में जो 100 करोड़ कमाई है, अनुराग कश्यप विलेन है, तो चलो देख लेते हैं, झेल लेते हैं। वो फिल्म एक रिवेंज स्टोरी के रूप में बहुत सामान्य है, एक मेलोड्रामा के रूप में बहुत सामान्य है। एक बहुत मेलोड्रामा में क्या होता है कि एक बहुत बुरा पक्ष होता है, एक बहुत अच्छा पक्ष होता है, और अंत में अच्छाई जीत जाती है बुराई के ऊपर। रिवेंज में ये होता है कि मेरे साथ अपराध हुआ, मैंने, कानून ने मेरी मदद नहीं की, इसने नहीं की, उसने नहीं की, मैंने खुद बदला कर लिया। तो वो उसमें तो वही सारी कहानियां हैं। लेकिन जितना डिसजॉइंट होकर ये फिल्म मुझे कहानी बताती है, आगे पीछे जिस तरीके से जाती है, एक वो पूरे कहानी के रहस्य को जो वो बरकरार रखती है। बीच बीच में 3 बार सांप आएगा, तो ये जो सांप का मिथक जिस तरीके से यूज किया है, रेप सर्वाइवर के लिए जो डस्टबिन का वो लेकर आ रहा है, रूपक लेके आ रहा है, और लक्ष्मी, और उसमें फिल्म में विलेन जब अनुराग कश्यप अपनी बेटी के लिए एक माला लेता है, चेन, तो उसमें वो 2 पैर बने रहते हैं, जो हम लोग अपने घर में बच्चियों के लिए भी वो यूज़ होता है, लक्ष्मी के लिए यूज होता है, बहुएं घर में आती हैं तो यूज होता है, वो मोटिव एक है। बेटी विदाई होती है तब भी वो मोटिव होता है, वो लाल ऐसे करके, और लास्ट में उसमें वो बना रहता है, 2 पैर बने रहते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती गई। लास्ट में जब उसकी बेटी जा रही होती है विलेन की, और स्पॉइलर नहीं होना चाहिए, स्पॉइलर नहीं मैं कर रहा हूं, तो उसकी बेटी जब उससे दूर जा रही है और वो मर रहा है, तो वो उसी तरीके का, उसका पैर वहां पे बालू रखा हुआ है, तो उसका पैर उसमें है, वो छाप वैसे ही पड़ती है, और उसके बाप का ब्लड जो है उसके ऊपर वो होता है। तो मुझे याद आ गया मेघे ढाका तारा में वो जो ऋत्विक घटक की फिल्म है, जब भाई अपनी बहन को, उस समय ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ी बीमारी होती थी, तो उसको एक पहाड़ पे दार्जिलिंग में कहीं भर्ती करा के वापस जा रहा होता है, क्योंकि घर में नहीं रख सकते, सबको टीबी हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ थी। तो पीछे से बैकग्राउंड में गाना वो बज रहा है कि वो दादा चिल्लाती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और पीछे से विदाई का गीत बज रहा है। तो जब मैं फिल्म देख के उठा, मैंने कहा मैं यार क्या शानदार मतलब कहानी कहने का ढंग है। तो मैं कहूंगा कि आप इस पे मत जाइए कि आपको कहानी पसंद आई चाहे नहीं आई, आप इस पे मत जाइए कि आपको एक्टिंग पसंद आई कि नहीं आई। आप सिंपल एडिटिंग के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए और मोटिव्स जो इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए उस फिल्म को देखिए। ठीक बात। तो मैं बस एक फिल्म रिकमेंड करूंगा, और आपने कहा कि डिसजॉइंटेड एक फिल्म है ये, और उसी तरह की एक फिल्म है, बार बार बैक एंड फोर्थ होता है, पहले पास्ट में फिर प्रेजेंट में आती है, फिर पास्ट में जाती है। ओपेनहाइमर करके एक फिल्म आई है, काफ़ी चर्चा में रही है, तो ओपेनहाइमर मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन रहेगा। मैंने भी पूरा नहीं देखा है, 70% देख लिया है, तो अभी मुझे उसका क्लाइमैक्स देखना बाकी है। वो 150 रुपए में आप एप्पल टीवी पे देख सकते हैं, 29 रुपए में आप जियो सिनेमा में देख सकते हैं। और एक और ट्रिक बताऊं, आप 29 रुपए में जियो सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दीजिए, वो कि ऑटो पे कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, पैसा 4 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वो आई लव सिनेमा। मुझे तो मैं सिर्फ घटिया पायरेटेड कॉपी छोड़ के आई एम रेडी टू पे एनीथिंग फॉर एनी फिल्म। आप जैसा डेडिकेटेड सिनेमा वाला सबको मिले।
तो इसके साथ ही हम आज की चर्चा को रोकेंगे। पूजा, हृदय, सबा और प्रकाश, आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक अपील आप लोगों से फिर से, ये चर्चा आखिरी है, इसके बाद से चर्चा आपको पेवॉल पर मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ख़ास एक ऑफ़र है इस समय, आप 4 महीने का न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 999 रुपये में ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको 1200 रुपये में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।